अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप? ठीक ठाक है? देखिए, आज मैं आपको थोड़ा जज्बाती करने वाली हूँ, क्योंकि कभी कभार जब हम जज्बाती होते हैं और हमारे दिल के अंदर एक लहर मोहब्बत और प्यार की दौड़ने लगती है। स्पेशली वो लहर और मोहब्बत होती है हमारे पेरेंट्स के लिए। वैसे तो हम अपने पेरेंट्स को बड़े नाज और नखरे दिखाते हैं हमें, क्योंकि पता है कि बार बार हमें उनसे ये भी सुनने को मिला, हमने तुम्हें पेट काट के जो है वो पाला है, ज़ाहिर खुद भूखे रहे हैं, हमारी पढ़ाइयों के चक्कर में, हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए उन्होंने पता नहीं अपनी कितनी ख्वाहिशात का गला घोटा है, अपनी नींदें कुर्बान की हैं। ये सब हम जानते हैं और शायद ज़्यादा तब जानते हैं जब हम खुद माँ बाप बनते हैं। मगर वो बच्चे जो अभी माँ बाप नहीं बने, उनको इसी तरह के कोई प्रोग्राम्स या कोई बातें सुन के या कोई रील देख के एक लहर जज्बाती उनके अंदर दौड़ती है और फिर वो अलग अलग एक्ट्स करते हैं। जैसे लाइक मुझे जब बहुत प्यार आता है अपने अब्बा पे, तो मैं दौड़ लगाती हूँ उनकी सेहत के लिए कि भाई टेस्ट करवाएं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। ये मेरी मोहब्बत है। अब आपकी मोहब्बत कुछ भी हो सकती है। आप शायद अपने पेरेंट्स को अपने साथ कहीं घूमने फिरने ले जाते हैं, आप उनके साथ वक्त गुजारते हैं, आप उनकी जेब खाली नहीं रहने देते। मतलब बहुत सारी मोहब्बत दिखाने के तरीक़ेकार, आपके अंदाज़ अलग अलग हैं। और आपको पता है रिसर्च क्या कहती है? अगर आप अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारते हैं, उन्हें क्वालिटी टाइम देते हैं, तो उनकी 60% तन्हाई और स्ट्रेस ख़त्म होता है। फिर अगर तवज्जो से चुप करके उनकी बात सुनते हैं, बेजार नहीं होते और आप ये नहीं कहते कि आप बार बार एक बात को क्यों रिपीट करती हैं या करते हैं, तो उन्हें ज़हनी सुकून मिलता है 70%। 70% ज़हनी सुकून उन्हें सिर्फ आपके ध्यान से उनकी बात सुनने से मिलता है। अब वो बातें चाहे आपको नसीहत करने की हों, वो बातें चाहे आपको चुगली लगाने की हों, वो बातें चाहे उनकी सेहत के हवाले से हो, कोई भी बातें अगर आप बहुत ही इत्मीनान और तवज्जो से सुनते हैं, तो 70% तो आपने उनको सही कर दिया। उनको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। 50% जो है आप उनकी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, उनके टाइमली मेडिकल चेकअप्स के थ्रू, और उनकी बीमारी बिगड़ती नहीं है। वो कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत, वहाँ तक नहीं पहुँचते, उस नहज तक नहीं पहुँचते कि खुदा न खास्ता वेंटिलेटर या इमरजेंसी का आपको सहारा लेना पड़े। सो बेसिकली माँ बाप के ऊपर आज हम शो करने वाले हैं, मगर उनको तवज्जो देना, उनका ख्याल रखना, किस तरह हम आपको एक सिम्त दिखा रहे हैं आज के शो में कि कैसे अपने माँ बाप, जो आप दिल जीतने की उनकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनका दिल तो पहले ही जीता है। जैसे ही आप इस दुनिया में आए, उनका दिल जीत लिया। तो जो शायद माँ बाप हमारे लिए कर सकते हैं, हम माँ बाप के लिए इतना कर ही नहीं सकते। मगर आज हम आपको एक सिम्त दिखा रहे हैं कि कैसे आप उनके काम आ सकते हैं, कैसे आप उनके प्यारे बेटे या बेटी बन सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ अम्मी अब्बू की बातें करने के लिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने कहा, आज है अम्मी अब्बू को डेडिकेट करने वाला शो, और ये शो आपके अंदर एक जज्बाती लहर दौड़ाएगा। उस लहर से, उस मोहब्बत से आप या तो उनका ख्याल करेंगे, या उनकी बात इत्मीनान से सुनेंगे, या फिर उनके टेस्ट करवाने भागेंगे, या कुछ और। जो भी आपकी मोहब्बत आपको इजाज़त देती है, आप आज वो निछावर कर सकते हैं अपने अम्मी अब्बू पर। आज हमारे कुछ ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जिनके पेरेंट्स को आपने कभी नहीं देखा, और पहली दफ़ा वो हमारे शो पे आए हैं। यहाँ मेरे साथ है अरीबा तिरमिज़ी अपनी अम्मी आलिया यास्मीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। और इनाया खान है अपने अब्बू, अपने फादर वाजिद अली खान साहब के साथ। अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सो हम शुरू करते हैं। अगर तुम लोग टोटल कितने बहन भाई हो?
हम दो, बस मैं और मेरे से छोटा भाई है। अच्छा हाँ। तो अम्मा, अक्सर ऐसा होता है कि बेटे अम्मा के लाडले होते हैं और बेटियां जो है वो अब्बा की लाडली होती हैं। आपके घर में क्या वैसे तरीके तो का? खैर दोनों ही है, लेकिन ये अपने डैडी की ज़्यादा फेवरेट थी। अच्छा बेटा वो ये सही रूल है इसका मतलब। हाँ ये सच है, वैसे बायोलॉजिकली भी सच है हाँ। कि ऑपोजिट जेंडर्ड पेरेंट्स जो है वो ऑपोजिट जेंडर्ड बच्चों से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। हाँ attached होते हैं। तो लेकिन नहीं, अम्मा मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सच है कि मैं भी अम्मा की फेवरेट हूँ। हाँ। मतलब मामा ने मुझे बहुत स्पॉइल किया है। उन्होंने हमेशा मुझ में ना एक सहेली देखी, बेटी नहीं, सो शी डिड एवरीथिंग फॉर मी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनको नहीं मिली, इवन माई करियर, यू नो माई मॉम इज़ एन आर्टिस्ट और मामा फाइन आर्टिस्ट है और शी कुडंट परस्यू इट बिकॉज शादी हो गई, फिर हम लोग हो गए और हम लोगों ने तो अम्मा को बहुत मतलब मसरूफ़ रखा। तो वो थ्रू माई करियर, थ्रू माई यू नो आर्टिस्ट्री वो अपने आप को चैनल करती हैं। सो कभी कभार ऐसा होता है ना जो आप खुद नहीं कर पाते वो आप चाहते हैं आपके बच्चे करें। जी आप अपने बच्चों में जीते हैं, हाँ वो ट्रांसफर हो जाए। डेफिनेटली। सो तुम लोग कितने बहन भाई? तुम दो हम बहन दो बहनें हैं, दो two बहन। sisters, yes. अब यहाँ क्या ये दोनों अब्बा की लाडली है और अम्मा को बेचारी को अकेले छोड़ दिया जाता है या एक अम्मा है एक अब्बा? एक्चुअली ये अम्मा की ज़्यादा लाडली थी, लेकिन अभी 2-3 महीने हो गए मेरी वाइफ को। My mom passed away. Oh, I'm so sorry for that. अच्छा। अब तो बस मैं ही अम्मा भी हूँ, मैं ही बाप हूँ। सो तुमने बताया भी नहीं ना? It was on social media. I took a break, तो मैं कोई shows वगैरह भी नहीं कर रही थी इस वक्त। अच्छा, okay. It was in May? Yes, in May. Yes. Okay. May 14। Okay. तो बहरहाल चले, ये तो जिंदगी का है, चलता रहेगा ये। तो वो बीमार थी या? She got a heart attack. Oh my God. अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब ये है कि मैं माँ भी हूँ बाप भी हूँ। हाँ। ज़्यादा तवज्जो ज़्यादा चाहिए, पहले कम थी अब ज़्यादा देनी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह इन्होंने और बहुत साथ जिससे होता है अक्सर फादर्स जो हैं ज़ाहिर है वो अपने कामों में इतने बिजी होते हैं तो बच्चियाँ या बच्चे ज़्यादातर माँ के करीब रहते हैं। तो अगर मैं आप लोगों की लाइफ के बारे में पूछूं, क्या आप उतना टाइम दे पाए हैं बच्चों को जितना? हाँ पापा ने बहुत टाइम दिया है और एक्चुअली जब मैं स्टार्ट कर रही थी अपना करियर तो सबसे मेरे जो सपोर्टर थे मेरे डैडी थे। अच्छा। तो ही ऑलवेज वांटेड मी कि मैं हमेशा इस काम को परस्यू करूं एंड काफ़ी मेहनत भी की है क्योंकि शुरू में मुझे अभी तक बल्कि इनफैक्ट मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती है। तो ये मुझे शुरू में स्क्रिप्ट जो है वो पूरा उर्दू पढ़ते थे, मैं रोमन में करके मुझे देते थे। सो मुझे बहुत मेरा लाइक ही हेल्प मी अ लॉट। आपको अच्छा लगता है जब नाया टीवी पे आती है परफॉर्म कर रही होती है? बहुत अच्छा लगता है और बुरा भी लगता है वास्ते। क्यों? जब वो नेगेटिव कैरेक्टर ये तो एक्टिंग है। नहीं वो इससे बंदा गलत नहीं कि वो नहीं तो आप इसको कहते हैं कि भाई तुम नेगेटिव रोल्स नहीं किया ऐसा है क्या कुछ ऐसा है इसको अंदर मतलब प्रोड्यूसर समझता है कि शायद इसमें फिट है ये स्पाइसीनेस बहुत है। तो वो जब ये कैरेक्टर ऐसा होता है इसको फॉरएवर याद रखा जाता है इस कैरेक्टर को नेगेटिव में। तो बहुत अच्छा है, आई एम सेटिस्फाइड विद हर। हाँ सही करती है एक्टिंग या कभी कभार आप बहुत क्रिटिसाइज करते हैं ज़्यादा? अच्छा थैंक यू। तो जब ये पढ़ रही थी तब अक्सर होता है ना एक अम्मा के लिए एक होता है अब्बा का डर, तुम्हारे डैडी को बताऊंगी जल्दी अच्छी पढ़ाई कर लो होमवर्क कर लो। सो आप डर के तौर पे यूज़ होते थे या आप उल्टा अपनी वाइफ को डर के तौर पे यूज़ करती थी? नहीं वैसे तो अभी ऐसा मौका नहीं आया कि नहीं, जब छोटे थे ये लोग पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में। आई थिंक मैं शायद अम्मी से थोड़ा ज़्यादा था रोब। अच्छा। पापा से हमेशा थोड़ा फ्रेंडली वाला रहा है मेरा। तो वो मुझे कहते कि जल्दी कर लो, इससे पहले मैं अम्मी तो ही यूज्ड टू हेल्प मी आउट लाइक शुरू से। सो हमारा एक वो रहा है लाइक फ्रेंड्स वाला हमारा है पापा मेरा। बाप से ज़्यादा करीब होती है बेटी और ये मुझे ये प्रैक्टिकल हुआ है मेरी लाइफ में, मुझे पता चला है बात कि बाप से ज़्यादा करीब। लड़का कोई नहीं है लेकिन ये उससे वो नहीं कि वो क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं हुआ कि जो लड़का माँ को चाहता है ये सुना है मैंने। लेकिन मुझे ये प्रैक्टिकल हुआ कि लड़कियाँ वाकई में बाप को बहुत चाहती हैं। हाँ ये तो है और ये हकीकत है। तो माशाल्लाह ये इतनी अच्छी रही पढ़ाई में सारी ज़िंदगी, तो उसका क्रेडिट आप इसको खुद को देती हैं या आपकी सख्ती या आपके हस्बैंड की सख्ती? नहीं मेरी सख्ती थी, मेरे हस्बैंड की नहीं थी। अच्छा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे भी ये सीन था कि अब्बू कहते थे जल्दी पढ़ाई कर लो वरना अम्मी आ जाएंगी। नहीं मेरा ये था कि अम्मा से लेकिन आड़े आ जाते थे, अम्मा मारने आती थी कि आलिया नहीं करो बेटी तुम्हारी दोस्त है प्यार से पढ़ाओ। लेकिन अम्मा ने मुझे लालच में पढ़ाया एक्चुअली। नहीं इनको ज़्यादातर होता था कि आप पराठा देंगी, फिर मैं इनको कहती थी
हाँ, आप सूरत याद वो दुआए कनूत याद करें, मैं आपको पराठा दूंगी। मम्मा बड़ा देंगी कि छोटा देंगी? फिर मैं इनको कहती थी बड़ा दूंगी। आप मुझे जल्दी से आयतल कुर्सी सुनाएंगी, मैं आपको बड़ा पराठा। अच्छा, इनका देखा देखी वो छोटे भाई भी बस इनके उस पर चलते थे। वो अब मैं इनको याद कर आ रही होती थी, वो कहते थे मामा मुझे याद हो गया, मेरा पहले पराठा बना दे। एक्चुअली वी लव पराठास बिकॉज हम लोग डिफरेंट कंट्रीज में रहे, मेरे वालिद साहब की वजह से, बिकॉज ही वाज अ साइंटिस्ट। तो हम उस वक्त तुर्की में रहते थे जब मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की। अच्छा। और वहाँ पे हमें ना वो गंदम का वो चोकर वाला आटा नहीं मिलता था, तो बड़ी मुश्किल से मिलता था और हम दीवाने थे अम्मा के पराठों के। तो वो ही लालच थी, बिकॉज दैट वाज अ लग्जरी फॉर अस, बिकॉज वी वर ट्राइंग एवरीथिंग, बट वो जो एक पाकिस्तान की याद थी ना वो पराठों में थी। तो अम्मा कहती थी चलो जल्दी से दुआ करूँ याद कर लो, पराठा बना के दूंगी, चलो ये टेबल याद कर लो, पराठा बना के दूंगी। तो वो करते करते अम्मा ने बहुत मोटा भी कर दिया, लेकिन पढ़ाई में भी डाल दिया। इसने अपनी पूरी जर्नी सुनाई थी कि इसने अपना वेट लूज कैसे किया, और तो आप फिक्रमंद रहती थी अक्सर जब बच्चियां बड़ी हो रही होती हैं? हाँ, जब बहुत ज़्यादा हो गया था जब, तो मैं फिर बहुत ज़्यादा कहती थी शादी कौन करेगा, और इससे शादी का बहुत शौक था। और ये पेट जुमला होता है सारी माओ का। नहीं, मैं घर में कहीं जाती थी बाहर, घर आती थी तो देखा मेकअप किया हुआ, सारी ज्वेलरी निकाल के बैठी हुई है मेरी, ज्वेलरी पहन के। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि कपड़े भी दुपट्टे वगैरह पहन के, साड़ी बना के। तो दोनों बहन भाई ना वो तस्वीरें बनाते थे इसकी। अच्छा, उसको भी लड़की बनाती थी मैं, उसको भी लड़की। मैंने सारा अपना सब कुछ सीखा भाई पर। अच्छा, हर चीज। हाँ, अच्छा, अगर थोड़ा सा टाइम, एक बड़ा मजे का वाकया सुनाती हूँ। हमारी मम्मा की ना कज़न की वाइफ है, मतलब वो आई हमारी तरफ अपने बेटे के साथ कहने लगी मैं अपने बेटे के लिए ना रिश्ता ढूंढ रही हूँ, आलिया कोई लड़की बताओ ना। उन्हीं दिनों मैंने ना शहीर को तैयार करके, अब शहीर माय ब्रदर इज़ वेरी डिफरेंट लुकिंग दैन मी, उसके बड़े मंगोलियन फीचर्स हैं, तो उसको मैंने प्रॉपर तैयार किया, बिकॉज ही वाज लाइक 14-15, कोई फेशियल हेयर नहीं थे उसके। सही तैयार करके मामा की एक विग थी ब्लॉन्ड, वो लगाई, उसको स्कर्ट पहना के प्यारी सी ना मतलब तस्वीरें खींची और उनको दिखा दी। मैंने मजाक में, मैं प्रैंक करती थी सबको, मैंने कहा कि ये मुमानिजन ये ना लड़की एक है बड़ी प्यारी, मम्मा की जानने वाली है, इनसे करें। और उन्होंने पसंद कर लिया, वो पहचानी ही नहीं कि सही है। really? और एक हफ्ते तक वो वापस चली गई अपने शहर और मामा से बार बार कह रही है आलिया मुझे बता दो वो अमेरिका में कहाँ रहती है, मैं बात तो करके देखूं। मामा कहती तुमने मुझे इतना बुरा फंसवाया है कि मैं किस मुंह से कहूँ कि ये मेरा बेटा था। तो मैंने ये तक किया है, ये हमें बहुत शौक था। अच्छा। हाँ, हाथ साफ किए शरीर पर। हाँ, अच्छा। नहीं तो फिर आपने मतलब आप इसको खाली बोलती रहती थी, इसके दिल पे कब लगी वो वाली बात, जब इसे खुद पढ़ना शुरू किया कि मैंने कम करना अपना वजन? हाँ, पतले होने की। तो जब ये अमेरिका से वापस आई हैं तो बहुत परेशान हो रही थी कि मामा मैं बहुत ज़्यादा मेरा हो गया। जिम भी जाती थी मेरे साथ। हाँ। लेकिन बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो इनकी डाइट तो वैसी थी। हाँ। डाइट तो बिल्कुल इन्होंने कम नहीं की। हाँ। तो बस होता था कि मैं बस पतली हो जाऊँ और अपना मामा मुझे दुल्हन, खूबसूरत सा दुल्हन बनाना। तो ये छोटी सी थी, अपने डैडी से कहती थी डैडी आपको पता है जब बेटियाँ जब बड़ी हो जाती हैं तो क्या करते हैं? उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। कहते नहीं आपको पता है शादी करते हैं। तो ये बहुत छोटी सी थी, बैठ जाती थी और बैठ के ना डैडी से कहती थी आप मेरी शादी करेंगे ना? तो वो कहते थे हाँ मैं बिल्कुल, क्यों नहीं इंशाल्लाह। बट माय डैड हैड नो इंटरेस्ट इन इट बिकॉज़ ही वाज, उन्होंने खुद पीएचडी की हुई थी, तो मुझे कहते थे नहीं नहीं पीएचडी कर लो फिर करूँगा शादी, अभी तुम चुप करके बस पढ़ो। तो आई थिंक हाँ, जब मैं बता भी रही थी, मैं अमेरिका से जब आई गॉट रियली ओवरवेट ओवर देयर। वो लोगों का फ्रेशमैन 15 होता है, मेरा 50 पाउंड हो गया था। तो व्हेन आई केम बैक तो ऑल माय कजन्स वर लाइक ओ माय गॉड, लाइक यू नो आई फेल्ट लाइक अ डिफरेंट पर्सन। मैं अपने आप से कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मैं वही हूँ। तो अम्मी ने उस वक्त कितना सपोर्ट किया तुम्हें? ताने ही देती थी हर वक्त। तो उनके तानों ने काम कर दिखाया एक्चुअली वो हिट करते हैं कि अम्मी के, मेरे मुझे भी जब अम्मी बोलती थी ना कि बस देख लो अब आगे रिश्ते, जैसे ये वाली बात मेरी अम्मी ने भी की हुई है बात कहीं ना कहीं, लाइक इन पास्ट। ये सारी अम्मा ये कहती है कि बात मतलब किसी का नहीं बुरा लगेगा जितना अम्मी का लगता है ना कि। अच्छा, फिर उस वक्त अब्बा क्या करते हैं जब अम्मा ये वाले ताने देती है? साथ देते हैं। जो गलत बात है उसमें साथ देना चाहिए। हाँ, ये है। कोई भी औलाद ये अक्सर सारे, अगर आप सलीका नहीं कर रही हैं, लड़कियां देर से सो के उठ रही हैं, क्या होगा ससुराल में, ये इनकी डेस्टिनी सारी ससुराल पे डिपेंड कर रही है। ये बात सच है। क्या होगा?
घर में कुछ नहीं हो भले, हाँ। ससुराल में क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं करो, यहाँ कुछ ना करो, फिक्र यही होती है। नहीं, अभी भी अरीबा का यही है, कभी मेहमान आ जाए तो अपने आप को ऐसा दिखाएंगे कि मैं बहुत काम करती हूँ। अच्छा, वो करना पड़ता है, क्या करें। तो मामा की ना माशाल्लाह अभी शायद मेकअप में नहीं लग रहा, मामा की आंखें बहुत मोटी मोटी हैं, जब घूरती है ना तो मेरी रूह निकल जाती है लिटरली। तो बचपन में तो मम्मा के शक्ल के ना नाइटमेयर्स आते थे। इनकी सिर्फ स्टेयर ही इनफ होती है कि बस ऐसे एक घूरी एक घूरी काफी होती थी, हमारी सांप सूंघ जाता था हमें। तो मामा को होता है कि घर हर चीज़ सब कुछ नीट हो, अम्मा को होता था कि ससुराल में क्या करोगी जाके, एंड माय फादर वाज लाइक नहीं, इंडिपेंडेंटली रहना आना चाहिए, हर काम आना चाहिए, हर चीज़ करो ताकि खुद रह सको, खुद मुख्तारी आए तुम्हारे अंदर। अम्मा का ऑपोजिट था, अम्मा ने कहा बस मेरा नाम ना बदनाम हो जाए कि बदसलीका औलाद पैदा कर दी और सही सिखाया नहीं। ये तो होता है। अच्छा, मैं इनको डांटती थी, शहीद मतलब सारा वो अंडरस्टैंड करते थे। हाँ, वो खुद ही ठीक हो गया। अच्छा, वो इतने अच्छे हो गए कि मैं अमेरिका रही, वो यहीं पाकिस्तान थे, तो वो मुझसे पूछते थे कि मामा मैंने ना चिकन बनाना है, बताएं कैसे बनाते हैं। तो मैं उनको बताती थी, फिर वो बनाते थे। तो कुक भी था, लेकिन वो कहते थे मामा वो उसका खाना मजे का नहीं होता। तो मतलब बेटा सलीका शाह बन गया, वो ज्यादा हो गया मेरे से अब। हाँ अब वो मुझे टफ कंपटीशन दे रहा है। और अभी भी ये होता है कि मतलब कभी मेहमान आए तो जल्दी से जाके अंदर डाइनिंग टेबल पे बर्तन लगा देंगे और ज़रा जल्दी जल्दी। लेकिन अरीबा का ये है कि मेरे डर से जल्दी जल्दी सफाई और कुछ नहीं, वैक्यूम लेती हैं और पूरे घर में शुरू हो जाती है। अच्छा, तुम अपने अब्बा से किस चीज़ से डरती रही हो? जैसे होता है ना, एक वो फ्रेंडली थे, अम्मी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। मतलब कोई नहीं, आई थिंक ऐसा सच था नहीं, लेकिन ये कि गुस्सा उनको बहुत आता है। अच्छा। एंड मोस्टली सुबह के टाइम इज रियली ग्रम्पी है, अंटिल जब तक इनको चाय मामा का बदनाम जब तक इनको चाय नहीं मिलती ना, पापा थोड़े ग्रम्पी रहते हैं सुबह में। तो हम लोग मतलब मैं, अम्मी, मेरी जो सिस्टर, हम लोग उनको सुबह नहीं छेड़ते हैं। जब चाय पीने दो फिर जाके बात करेंगे। कभी इसकी पिटाई हुई है, कभी ऐसा कुछ हुआ है, कोई किस्सा है ऐसा? भाई अमेरिका में बस इनको गलती तो खैर वहाँ पे करते ही है, वो हर बच्चा करता है, लेकिन कभी कभार ऐसे झाड़ पोछ करने के लिए तो ये टेबल के नीचे घुस जाया करते हैं ना, डाइनिंग टेबल के नीचे। अब वो घुस गए, वो फिर रास्ते में जब तक उससे ठंडा हो जाता था, इतना वक्त लग जाता था उसको निकालने में। हमेशा बेड के नीचे या टेबल के नीचे आई छुप जाती पिटते वक्त बच जाते थे। मैंने भी किया था। बच जाते थे। मतलब ऐसी के बकरा आपने आंखों से देखा, वही बहुत बड़ी तरबियत है बच्चों के लिए। वो जो आँख है ना, वो सही तालीम आँख की वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी आँख में चलती वो आँख का जो डर है ना, है, वो बहुत खतरनाक पापा होता है। कहते पर आजकल के बच्चे तो अलग है, वो कहते क्या क्या कह रही हैं, समझ नहीं आ रहा, क्यों बोल रही हैं? असल में क्या है, हमारी गलतियाँ, हम उनको मोबाइल दे दिया, सेलफोन दे दिए, हाँ। वो सारा उसमें लगा दिया। वो कहते हैं यार ये कुछ बहुत पीछे के लोग हैं, हम बहुत आगे चले गए हैं। यस, यू आर राइट, ट्रू। वो हमें कुछ समझते ही नहीं है, आपको क्या पता, आप गलत बोल रही हैं, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है ये। मैं एक्चुअली कुक भी हूँ एक्चुअली मैं। अच्छा। हाँ, बच्ची कोई करता हूँ, मैं इनको समझाता हूँ, देखो बेटा अभी ये वक्त, अरे फेसबुक में बहुत कुछ है, कोरमा बनाना, अभी मैं आपको सारी रेसिपी देती हूँ। कोरमा बिरयानी बनानी है, मैं आपको सारी रेसिपी देती हूँ। अच्छा, हम चुप हो गए बैठ कर, ये है, ये बात तो है। अच्छा, तो खाना अब्बा के हाथ का खाती हैं? हाँ, अक्सर जैसे दावतें होती हैं ईद पे तो पापा अच्छा, एक्सपर्ट है आप। अमेरिका में रेस्टोरेंट भी है ना। अच्छा, तो फिर वो एक्सपर्ट ही है। लेकिन कराची का जो अपना माहौल है खाने का, जैसे खास एक बनिहारी है, कोरमा बिरयानी, जो हमारे खास खाने, तो वो उसमें कमांड तो नहीं कर सकता कोई एक्सपर्टीज है जी। फिर भी कहती है फेसबुक पे देख लें। वो है रुझान ही ना, माचिस जला नहीं आती, जब भी ऐसा भी होता है। हाँ, वैसे ये मुझे भी नहीं आती है। I think the best I could do is make ramen noodles. Same, right? Yeah. This is so Especially in microwave. ये लोग अपना पेट पालने के लिए पैदा हुए हैं बस, बाकी इधर उधर के लोग खुद मैनेज करें, हम भूखे नहीं रहे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही। जबकि कितनी नूडल्स की कहानी है, मैं रील्स भेज के बच्चों को थक गई हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मामा भी भेज होती है, मैं तो सारा दिन इसको देखती थी। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुल गई है ना अम्मियों की, तो मामा को कोई आंटी भेज देती है कि रामेन खाई, आंत में ये हो गया, एंड आई लिटरली ट्राई टू, बिकॉज मेरी डिग्री है मेडिसिन में। अच्छा। तो मैं सोची होती हूँ या अल्लाह, मतलब मामा के लिए मेरा कोई ओपिनियन नहीं मैटर करता, वो कहती है अच्छा बन गई डॉक्टर, खैर अपने लिए बनी है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्यादा यकीन है। ये चीज तो है, आई वुड एग्री। हाँ, सही कह रही हो। तो शी लिटरली लाइक शी इज लाइक तुम्हें नहीं पता, तुमने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये हो रहा है।
तो मैं कहा मामा ठीक है हो रहा है वो नूडल्स ये मैं भी आपके साथ हूँ क्योंकि मैं भी ज़्यादा इंस्टा रील्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती हूँ और मेरे बच्चों को भेजती रहती हूँ, ये देखो क्या हो रहा है दुनिया में, ये देखो क्या हो रहा है। तो मामा अच्छा, ये अपनी सेहत का ख्याल कितना रखते हैं आप लोग? मतलब लाइक पर्टिकुलर हैं, खाली घर का ख्याल रखते हैं या नहीं? थोड़ा नहीं रखती, मैं पीछे रहती हूँ सारा दिन। आप अपनी सेहत का ख्याल? हाँ, मैं तो बहुत रखती हूँ। मतलब मेरे घर में ऐसा नहीं है कि इनको शौक होता है कि मामा आज बाहर से खाना खाएंगे, तो फिर मैं इनको रील दिखाती हूँ, मैं कहती हूँ वो देखा बाहर खाना खाने का, गेट के बाहर बिठा दिया कि बैठ के खाए। अच्छा, वहाँ पे भी यही कुछ ऐसा ही है। तो ऐसा होता है कि इनको होता है मामा आज नहीं, घर में खाना नहीं खाएंगे, आज बाहर खाएंगे। तो लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि अच्छे से अच्छा बनाऊँ इनके लिए, बच्चे दोनों मतलब घर में खा लें, लेकिन फिर भी ये ले जाते हैं कि मामा बाहर दिल करता है, बस वो कोई होता है ना वाइब के लिए। और तुम्हारे अब्बू के इसमें कितने लाइक अपनी सेहत का ख्याल रखना, वॉक करना या हेल्दी खाना? हाँ, पापा वॉक पे ही गोज लंबा एंड खाने पीने में भी बहुत एहतियात करते हैं। ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वाला ही लेफ्ट लाइक अ टाइम अगो, लेकिन मेरे अंदर है वही चुल के बाहर खाने कुछ चलते हैं। क्योंकि वो एक थोड़ी आउटिंग भी हो जाती है, लेकिन पापा इस बात पे बहुत गुस्सा करते हैं। अभी कल परसों ही हमारा डिसाइड हुआ बीच में कि अब नो मोर जंक फूड्स एंड वी नॉट गोना गो आउट टू ईट। फिर वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। एक छोटे से ब्रेक छोड़ दिया। एक ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। आपको बहुत अम्मी अब्बू वाली वाइब इधर आ रही होगी क्योंकि जाहिर है आपके घर में भी यही कहानी है। तो आइए आपके घर की कहानी दोहराते एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इस वक्त हम बात करें हमारे अम्मी अब्बू की सेहत की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं उनको हंसते खेलते देखना अपने साथ, ऑब्वियसली जनरेशन गैप होता है, पर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में मेरे हस्बैंड ने ये डाला था कि भाई हम जवानी में बच्चे कर लेंगे तो बच्चे भी जवान होंगे तो हम भी जवान होंगे, और फिर हम उनके साथ वो एक्टिविटीज़ जो एक यंगस्टर करता है वो माँ बाप भी कर पाएंगे। तो अगर आपके अम्मा अब्बा उतने जवान नहीं हैं और अगर आपका दिल चाहता है कि वो भी आपके साथ वो एक्टिविटी करें, आप स्काई डाइविंग पे जाएं या आप वो एडवेंचर्स करें, आप हाइकिंग करें और आपके पेरेंट्स भी आपके साथ हों, तो जाहिर है थोड़ा जनरेशन गैप कम हो जाता है। और उसके लिए ज़रूरी है फिज़िकल एक्टिविटीज़, जो कि एक ज़माने में लाइक मेरे अम्मा अब्बा नहीं करते थे, मगर हमारे अंदर वो अवेयरनेस है कि हमें कितना ज़रूरी है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को साथ परस्यू करना अगर हमने अपने बच्चों के शाना बशाना चलना और उनके दोस्त की तरह ज़िंदगी गुजारनी है। सो इसलिए मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सबीना मेमन, आर्च फ़िज़ियोथेरेपी क्लिनिक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आपके थ्रू हम ज़रा वो वाले पेरेंट्स जो अभी भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को इतनी तवज्जो नहीं देते, सर में दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द और अलग अलग चीज़ों की वजह से शायद वो अपने बच्चों से दूर हो रहे हैं। क्योंकि अगर एक माँ और एक बाप हर वक्त बैठेगा, है मेरे घुटने में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, और वो बेचारी की जेन्युइनली भी होगा, वो ये करती जाएगी, तो बच्चे आजकल के ऐसे ही वो थोड़े बेजार होना शुरू हो जाते हैं। बजाय इसके अगर आप कहें यार चलो चल रहे हो हाइकिंग पे चलें या ये वाला कैंपिंग पे चलें, इस तरह की एक्टिविटीज़, ये मैंने इस तरह ऑब्ज़र्व किया कि जब मैं अपने बच्चों के साथ छुट्टी पे जाती हूँ, मैं और मेरे मियाँ, और हम उनकी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं कि रिवर राफ्टिंग, तो हाइकिंग, तो पैराशूट, ये जो सारी पैरासीलिंग, ये सब, तो उनको लगता है कि हम उनके दोस्त हैं और वो हमारे क्लोज आते हैं। सो आजकल के माँ बाप को ये जानना पड़ेगा कि आपको जेनजीज के साथ चलना है तो आपको उनकी तरह कदम से कदम मिलाना पड़ेगा। और शायद फिर ये बात समझ में भी आ रही है। और आजकल दोबारा देखें आप, अर्ली मैरिजेस शुरू हो गई हैं। एक ज़माना था कि हमारे ज़माने में अम्मा अब्बा कहते थे पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, और अच्छा हम 28 पे जाके शादी कर रहे थे, 30s में जाके शादी कर रहे थे। अब दोबारा से ये रिवाज हो रहा है कि अच्छा जी करियर भी साथ परस्यू करें, शादी भी कर लें, मियाँ बीवी साथ ग्रो करें। अगर आप देखें तो ये एक नया रिवाज कायम हो गया है। हाँ, शायद जेनजीज को ये समझ आई है बात। सो डॉक्टर साहिबा, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगी कि जो किस उम्र से वालिदैन को कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देनी चाहिए? अब तो बहुत जिम का रिवाज कायम हो गया और जेनजीज तो बहुत ज़्यादा जिम के अंदर हैं, लाइक ऑर्गेनिक और जिम, ये सारी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। देखिए
बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास हर तरह के एज के पेरेंट्स आते हैं और एक्टिविटी या एक्सरसाइज तो देखिए हर इंसान के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल, क्योंकि जितनी मूवमेंट होगी आपकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल रहेगी, आपकी बॉडी की मूवमेंट बेहतर रहेगी, तो आप सारी एक्टिविटीज़ प्रॉपर्ली कर सकते हैं। और फिजियोथेरेपी सिर्फ ये नहीं है कि आप एक एज अ होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए फॉर ऑल पेरेंट्स ऑल्सो, कि अगर क्योंकि हमारे कम्युनिटी में ये समझा जाता है कि अगर पेरेंट्स को कोई पेन है, नी पेन है, शोल्डर पेन है, बैक पेन है, तो वो एज के साथ होते हैं और एज के साथ ये नॉर्मल है और ऐसे ही रहना है। बट ऐसा नहीं है कि एज के साथ हैं, अगर ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि एज के साथ आपकी बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, आपकी जॉइंट की मोबिलिटी लिमिट हो जाती है, बैलेंस का भी इशू हो जाता है विद द एज। तो ये सारी चीज़ें फिजियोथेरेपी के थ्रू, और हम जो है उन हर एज मतलब स्पेशली एल्डरली को हम क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रहें, उनकी एक्टिविटी बेहतर रहे, तो उनकी हम फिजियोथेरेपी करवाते हैं। अगेन नॉट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कि पेन है या कंप्लेन है तो फिर आए। अच्छा मुझे ये बताएं, लाइक अगर आप एक्सरसाइज से शुरू करवाएं पेरेंट्स को, तो कौन सी एज से, कौन सी आइडियल एज है कि आप सारी ज़िंदगी आपने एक्सरसाइज नहीं की लेकिन अब आप आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज पे जाएं, आप कौन सी एज से कहेंगी आइडियल एज शुरू कर दें? देखिए मिडिल एज से ज़्यादा, क्योंकि एक्टिव जब यंग एज के होते हैं तो वो तो ऑलरेडी स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। फिर आप मिडिल एज में भी जो लोग ऑलरेडी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, 40s को कहेंगी, हाँ 40s या 35 को कहेंगी, क्या कहेंगी? 35 टू 40 है मिडिल एज। और फिर और अगर सीनियर एज हो जाती है तो क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ उनकी कम होने लग जाती हैं, होम एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो उसमें अगर वो अपनी एक्टिविटीज़ और जनरल एक्सरसाइजेस, वॉक तो जनरली हम जैसे कंसिडर करते हैं कि आप वॉक करें ताकि आपकी बॉडी थ्रू आउट जो है ना एक एक्टिव रहे। क्या फ़ायदा होता है अगर आप रेगुलरली वॉक करने वाले? जैसे बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने इतना जिम जाते नहीं देखा, लेकिन उनकी ज़िंदगी में वॉक जो है मैंने अक्सर देखा है, जो हेल्दी पेरेंट होते हैं वो, अच्छा जी उनको एक आदत बनी हुई है वॉक करने की। बिल्कुल। क्या कहती है, वॉक कितना हेल्प करती है? वॉक बिल्कुल हेल्प करती है, क्योंकि आपकी वॉक से आपकी पूरी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर है तो आपके मसल्स जो हैं वो एक्टिव है, आपकी जॉइंट की मोबिलिटी बेहतर है, उसके साथ साथ आपके अगर कोई कार्डियो आपकी है वो आपकी एक्टिव रहती है। तो एक्सरसाइज से बिल्कुल फ़ायदा होता है। और जैसे जॉइंट पेन हो जाते हैं, नी का पेन है, शोल्डर का पेन है, बैक का पेन है, सो बहुत सारी पोजीशंस की वजह से भी होता है। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एज की वजह से होता है, पोजीशंस की वजह से भी होता है। तो अगर थोड़ी बहुत गाइडेंस, हम जैसे हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो वो अपनी मोबिलिटी को बेहतर करने के लिए आते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट रहें। अक्सर मैंने सुना है जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सब दुआएं अपने लिए करते हैं, अल्लाह मियां मुझे चलते फिरते उठाना। मैंने हर बुजुर्ग को, चाहे वो मेरे पेरेंट हों या मैंने जितने भी लोग देखे अपने गिर्द, वो हमेशा ये अपने लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह चलते फिरते बिस्तर पे मैं किसी का मोहताज ना हूँ। सो वो बेसिकली यही वाली बात को हम लेकर हम फिजियोथेरेपी और जिम और एक्सरसाइज के ऊपर आए। मैंने जिम में भी अक्सर बड़ी उम्र की ख़वातीन को देखा है, वो ज़रा जितना वो कर सकती हैं वेट उठा रही हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हैं, मतलब लाइक हल्के हल्के से। बिल्कुल। सो उसके हवाले से आप क्या कहती हैं कि अगर पूरी ज़िंदगी आपने नहीं एक्सरसाइज की तो आप किस चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं? अगर पूरी ज़िंदगी एक्सरसाइज नहीं की तो जनरल मूवमेंट्स हैं जो कि, क्योंकि हर जॉइंट को मूवमेंट की नीड होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर घुटने का पेन होता है, ठीक है, अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं या उनका एक कॉन्सेप्ट बना होता है कि घुटने का पेन है, अब हमने मूव नहीं करना है क्योंकि दर्द बढ़ जाएगा। बट अगर हम जॉइंट को या मसल को मूव नहीं करेंगे तो वो तो एक हद तक जैम होता जाएगा। अप्रोच ये करते हैं कि हम उनको जनरल बेसिक सी एक्सरसाइज बता दें, और बेसिक सी एक्सरसाइज भी ऐसी हो जो वो अपनी डेली रूटीन में कर सके, मतलब इतनी डिफिकल्ट ना हो। की बता रही हैं? बिल्कुल। जैसे तो आपके साथ कोई है जो बताएगा? हाँ। जी बिल्कुल, मैं बता देती हूँ, क्योंकि घुटने का पेन अक्सर ज़्यादातर इस तरह होता है कि जॉइंट जो आपकी नी का जॉइंट है उससे स्पेस कम हो जाता है, ठीक है। तो हम ऐसी एक्सरसाइज उनको गाइड करते हैं कि उसमें थोड़ा सा जैसे स्पेस क्रिएट करवा सकें, तो वो इजी एक्सरसाइज हम उनको बताते हैं ताकि वो अपनी रूटीन में जो है घर पे इजीली कर सकें, उनको कोई पर्टिकुलर जाके चीज़ ना लेनी पड़े या कोई जिम का उनके पास एक्सक्यूज़ ना हो। अच्छा, घर में कर जैसे टॉवल का रोल बना के, या टॉवल जैसे घर में बेलन है या कोई भी रोल है उसको आप टॉवल में फोल्ड करके और जैसे घुटने के बीच में रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके दोनों जॉइंट के में उसमें ना स्पेस बढ़ेगा, बढ़ेगा तो आपके घुटने पर कंप्रेशन कम आएगी, सो उससे उनका घुटने का दर्द बेहतर हो सकता है। और ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप लेट के कहीं पे भी कर सकते हैं, घर पे किसी भी रीजन पर। और अगर ये कितनी दफ़ा करना है, जैसे ये कितनी देर तक करना जैसे है? अगर हम ज़्यादातर इस तरह अप्रोच को फॉलो करते हैं कि अगर दिन में 2 से 3 मरतबा लाजमी करें, और एक मरतबा अगर आप कोई एक सेट करें तो उसको एटलीस्ट 10 टाइम्स रिपीट करें। क्योंकि वही बात है कि घुटने का पेन या बैक का पेन बहुत सालों से हुआ आता है और फ़ौरन से एकदम से सेट नहीं होगा, बट बहुत ईजी टू डू एक्सरसाइज है।
टॉवल आप कहीं से भी घर पे ले सकती हैं, बड़ा सा टॉवल लेके उसका रोल बना के इजीली अपने घुटने के बीच में एक तो ये हो गई और उसको प्रेस कर सकते हैं। और कौन सी और उसके अलावा जैसे घुटने के दर्द जी, ये घुटने के दर्द के लिए। और अगर जैसे गर्दन में दर्द हो जाता है, अब गर्दन में दर्द जो है हर एज में भी हो सकता है, एल्डरली में, क्योंकि एक एज के साथ हमारी फॉरवर्ड लीनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें हमारी गर्दन भी बहुत ज़्यादा आगे झुक जाती है। आजकल तो मोबाइल सबके हाथों में, स्क्रीन यूजेज की वजह से बहुत दादी नानी अम्मी अब्बू सबको सिखा दिया है मोबाइल, तो ये लोग तो हर वक्त रील्स पे लगे हुए होते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है रील्स देखने में, स्क्रीन यूजेज में, एक ऑटोमेटिकली हम ऑब्वियसली हम बैक स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता हम झुक जाते हैं, अनकॉन्शियसली हो जाते हैं। तो उसकी क्या है? तो उसके लिए भी अगेन आप टॉवल का रोल बना के, या कोई भी रोल हो, इवन आप पानी की बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं कि पानी की बॉटल भर के और आप बिल्कुल जिस गर्दन के जहाँ पर हमारा हंच बनता है उसके नीचे रख के और लेट जाएं 5 मिनट के लिए। अच्छा। ये डिपेंड करता है कि आप जो है 5 मिनट की पोजीशन है, आप इसको दिन में 2 मरतबा भी कर सकते हैं और इससे आपको ना काफ़ी सुकून मिलेगा, क्योंकि एक हमारी गर्दन जो आगे की तरफ झुक जाती है और अगर हम पीछे कोई रोल रख दें तो हमारी गर्दन की पोजीशन बेहतर हो जाती है। ये भी आप कह रही 2 टाइम दिन में कर ये भी दिन में 2 मरतबा आराम से कर सकते हैं, मतलब लेटे में कोई भी अगर फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं तो दे कैन ईजिली लाई डाउन ऑन द बैक और पीछे कोई बॉटल रख दें या नेक का रोल रख दें और पोजीशन के लिए लेट जाएं वो 5 मिनट के लिए। ये गर्दन के दर्द के लिए। और कमर के दर्द के लिए भी जो है सेम, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उनको इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज ना दें जिनके लिए वो उनके लिए एक्सक्यूज़ बने कि हम एक्सरसाइज कैसे कर सकें। और ये ऐसी एक्सरसाइज हैं कि वो लेट के कहीं भी बैठ के इजीली टॉवल अवेलेबल है, उसको इजीली वो कर सकते हैं। कमर के दर्द के लिए क्या है? कमर के दर्द के लिए कि इसी तरह टॉवल का रोल बना के या कोई भी रोल आपके घर पे हो, लोअर बैक पर कमर के नीचे वो रख के और सीधा जरा प्लीज़ ज़रा दिखाएंगे कि कमर के, अच्छा ये जो बिल्कुल क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी रोल हम कमर के नीचे रखते हैं, झुकने की वजह से हमारी स्पाइन का जो कर्व है वो थोड़ा सा कर्व ऐसे हो जाता है। और अगर आप एल्डरली एज में देखें तो एक एजिंग के साथ भी कर्व फॉरवर्ड की तरफ हो जाता है। सो हमारी स्पाइन के हर हिस्से का कर्व एक सी शेप या एस शेप कर्व होता है, ठीक है। तो अगर हम वो रोल बैक के नीचे रखेंगे तो हमारे मसल्स में स्ट्रेच होंगे तो वहाँ पर एक टेंशन रिलीज होगी, जो कि टेंशन की वजह से कमर में दर्द होता है। अच्छा, एक और मुझे बात बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो उनके पास मशीन्स होती हैं जिसकी मदद से वो मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं। फिजियोथेरेपी में डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स होती हैं, थ्रू मशीन्स भी होती हैं, थ्रू मैनुअल भी होता है, एक्सरसाइज भी होती हैं। एक्सरसाइज का ये होता है कि उसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है जो कि आपको पेन में हेल्प करती है। जैसे अगर कोई एल्डरली आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेन है, वो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, आप उनको बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज दें, बट हम उन्हीं मशीन्स का जो है ना यूजेज साथ साथ करते हैं कि ताकि उनका पेन बेहतर हो और वो बहुत इजीली एक्सरसाइज कर सके, ताकि उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल। आप क्या सजेस्ट करती हैं, अगर रेगुलरली जिम नहीं जा सकते और वॉक पे वो कंसिस्टेंट रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, सो क्या वो बहुत सारे दर्दों से बच सकेंगे? बिल्कुल बच सकते हैं, क्योंकि आपकी जब बॉडी की जनरली मोबिलिटी हो रही होती है, आपकी थ्रू आउट बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। जब आपकी बॉडी एक एक्टिव रहेगी तो आपकी जितनी भी मसल, क्योंकि मसल स्टिफनेस होती है कि आपके मसल में टेंशन हो रही है। अब मसल टेंशन किसी पोजीशन की वजह से होती है, बहुत ज़्यादा बैठने की वजह से एक पोजीशन में, और अगर हम स्क्रीन यूज़ करते हैं तो हम लेट जाते हैं 2-3 तकिए रख के, उस पोजीशन में मसल टेंशन डेवलप होती है। सो वॉक से क्या होता है कि हम जब चल रहे होते हैं, हमारी लेग्स मूव कर रही होती हैं, हाथों की मूवमेंट समहाउ हो रही होती है, एक बॉडी थोड़ी सी स्ट्रेट भी हो जाती है। सो वॉक के साथ, मतलब वॉक तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर साथ साथ ऐसे कोई दर्द हो रहे हैं तो उसके लिए सिंपल सी एक्सरसाइज हैं जो वो घर पे भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे मदर्स का होता है कि उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग होती है, घर पे ज़्यादा काम करते हैं, तो उनकी फुट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है या एड़ी में दर्द हो जाता है, तो उसके लिए जैसे घर पे टेनिस बॉल इजीली अवेलेबल हो सकती है। टेनिस बॉल, अच्छा, ये कोई भी बॉल, जैसे बच्चों की बॉल भी हो सकती है, वो ऐसे नीचे रख के, या इवन पानी की बॉटल भी वो रख सकती हैं और उसको जैसे प्रेस करके अपने फुट को वो आगे पीछे रोल कर सकते हैं कि उनके फुट के मसल्स में जितनी टेंशन है वो रिलीज़ हो सकती है। या फिर वो, पर बच्चों को भी चाहिए कि पैर दबाएं, वो बच्चे जो पैर दबाते हैं उसका जो मज़ा है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। वो वाली चीज़ होनी चाहिए कि मतलब रोज़ के लिए, थोड़ा रोज़ नहीं तो चलो हफ्ते में कुछ दिन, कुछ घंटे या कुछ मिनट्स अगर आप दें, ओ हो जन्नत वाली फीलिंग आती है भाई, सच्ची में। तो ख्वाहिश ही रह गई है। आए हाय, ये तो ख्वाहिश ही रह गई है, ऐसा होने वाला है नहीं अब।
हाँ बहुत मुश्किल है। अच्छा, हम अपने अब्बा के तो नहीं दबाते, लेकिन अम्मा के हमने तो मैं बहुत खूब दबाती मस्के मारने में, क्रीम की मसाज करने में हमने बड़ी वो की है। अभी अपनी बात भी मनवा लिया करते थे। हाँ, अम्माओं की बहुत वो अम्मा को खुद पता चल जाता है दबाने में, हाँ क्या चाहिए बता दो, हाँ तो वो होता है। एग्जैक्टली अम्मा अब बहुत तेज़ हो गई। मेरी कज़न है, उनके बच्चे छोटे से 4 हैं, सबसे छोटा वाला जो है ना वो छोटे छोटे हाथों से दबाते आके वो इतना मजा आता है, वो कभी कहेगा भी नहीं कि खाला में थक गया, वो दबाता रहेगा। तो मामा को आदत हो गई है कि आहिल से दबाना है। क्यूट। अब कहती है तुम कर लो शादी, एक बच्चा दे दो मुझे। मैंने कहा ठीक है, मैं ये सारे अम्मा अब्बा का यही होता है कि भाई बच्चा बस मिल जाए। अच्छा, कभी आपको कोई पेन की शिकायत रही है जिंदगी में, कभी हुआ है कोई? मैं वैसे भी एक्सरसाइज भी करती हूँ, एक्टिव भी रही है ना आप? वॉक भी करती हूँ। और आप जिम काफी अरसे से करती हैं? जी, 5.5 years। हाँ। जब से मामा को डायबिटीज़ डायग्नोस हुई, ओके। तो मुझे था कि क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, हाँ। और उसके फिर रेपरकशंस हैं, उसमें हम डायबिटिक न्यूरोपैथी है और इस तरह की चीज़ें। मुझे था कि मैं फ़ौरन से इनको ले आऊँ, तो मैं हाँ। क्योंकि मैं भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में थी, तो मामा को भी मैंने साथ दी। हाँ। तो नाउ शी लिफ्ट्स एंड एवरीथिंग। तो आपकी एक्सरसाइज वगैरह से आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ। इनका HbA1c जो मार्कर है डायबिटीज़ के लिए वो काफ़ी नीचे आ गया है। हाँ। इन द स्टार्ट इट वाज अराउंड 11.8 और अभी हमने चेक करवाया है, एवरी 3 months आई चेक द मार्कर, तो अभी इनका 7.2 है। हाँ। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि इनको टाइप 1 है, शी इज़ डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। अच्छा। तो मुझे होता है कि इनकी पैंक्रियाज और लिवर स्पेशली हेल्दी रहे। तो ये है कि मामा अब लिफ्ट करती हैं, और इनकी वजह से मैं भी एक्टिव रहती हूँ, क्योंकि एक सेट इनको करवाती हूँ दिखा के, तो वो मेरे 2 सेट्स लग रहे होते हैं, क्योंकि ये कहती है मेरे साथ भी करो तो और लोग अपना घर भी में करो। करते हो? नहीं, हम लोग पिलाटेस घर में कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो हम वेट लिफ्टिंग है प्रॉपर, वो फिर हम जिम में ही करते हैं। और वेट लिफ्टिंग अम्मी भी कर रही हैं? अम्मा भी कर रही हैं। नहीं, 2 दफ़ा इनके साथ मैंने हाइकिंग भी की है। हाँ, ओह वाह, ट्रेल्स पे चले जाते हैं इस्लामाबाद में। ओह जबरदस्त। तो मामा का हाइकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। हाइकिंग से गुड एक्सरसाइज, बट ठीक है अगर किसी को नी पेन है तो वही बात है, हाइकिंग में नी पेन बढ़ सकता है, बट अगर उसके लिए पूरी गाइडेंस है, क्योंकि हाइकिंग के शूज़ भी डिफरेंट होते हैं। आपके फुटवेयर की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें इफेक्ट करती हैं। आपका लोअर बैक पेन, आपका नी का पेन या आपका फुट का पेन, ये सारी चीज़ें आपके फुटवेयर की वजह से भी हो सकती हैं। तो हाइकिंग के घुटने पर प्रेशर आता है। जैसे अम्मा अब्बा कहते हैं ना, हम पूछते हैं अच्छा आपको बर्थडे पे क्या गिफ्ट है, अरे भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप अच्छे शूज उनको दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये कौन सी अच्छी ब्रांड है या कौन से कंफर्टेबल जूते हैं जो आपके अम्मा अब्बा को पहनने चाहिए। वरना पता नहीं अम्मा अब्बा को आदत होती है कुछ अलग से चप्पल पहनने की, या वो जो कि कंफर्टेबल नहीं होते। सो वो ये पता होना चाहिए। ब्रेक के बाद आके मैं आपसे पूछूंगी कि आप अपनी सेहत का कितना ख्याल रखते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम बात कर रहे हैं हमारे अम्मा अब्बा की सेहत की, क्योंकि अगर एक सर्टन मैच्योरिटी में जब हम अपने माँ बाप को सेहतमंद देखते हैं तो एक रिलैक्सेशन और एक अच्छी फीलिंग डेवलप होती है जब हम मैच्योर हो जाते हैं। वरना उस वक्त हमें तो अपना ही होश होता है और किसी का होश नहीं होता एक सर्टन एज पे या टीन एज में। सो मैं बात करी थी आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं? एक्चुअली मैं जब स्कूलिंग में था, स्कूल में पढ़ता था, तो मैं शौक था जिम करने का। अच्छा। बल्कि पार्क में जाता था मैं अर्ली सुबह। अच्छा, तब उसी वक्त वो मॉल था। फजर के टाइम जाता था, बहुत सब सोरे होते हैं, मैं खड़ा हुआ पार्क में जॉगिंग करना, वॉक करना, वो मुझे आदत शुरू से है और अभी तक है। लोग इवन के लोग कहते हैं तुम गाड़ी यूज़ क्यों नहीं करते हो, मोटरसाइकिल यूज़ नहीं करते हो। मैं कि मुझे अगर 12 माइल भी पैदल चलना पड़े तो मैं चलूँगा। ये मेरा मसला है, मैं चल लूँ ना लूँ। तभी तो देखिए आप बहुत फूली हुई बॉडी नहीं है। हाँ। ऐसी मतलब आप लीन हैं, जो कि सही है। यकीन करें कि इतना पावरफुल ये एक्सरसाइज है वॉक। मैं तो इनसे ही कहता हूँ, मुझसे कहती है कि रेगुलर चेकअप करवा लो पापा मेरा। मैंने कहा मैं बताऊँ क्या चेकअप क्या है, अब वॉक करो, सारा चेकअप सही हो जाएगा तुम्हारा। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हाँ। ना जिम अच्छी है ना ये, और वेट लिफ्टिंग ये बेकार। सिर्फ आपके जिस्म का पूरा रूटीन जो सही है, सारा रूटीन जो है वो देखिए वॉक जो है बेसिकली आपने सारी उम्र वॉक की और उसकी वजह से आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कुछ और करने की। जी। तो वो जिम तो ये है ना कि हमें कार्व भी करनी है, हमें ये बॉडी है ना शेप चाहिए। देखिए ये हेल्दी वे में अगर आप कहें तो का जो प्रॉब्लम होता है, अगर आप हम जब चलते हैं सीधा तो ये सारा वेट इस पर आ जाता है कि
इसका एक नया, अगर इसको रिवर्स करना शुरू कर दें आप, अपने रिवर्स चलना शुरू कर दें ना, तो इसका वेट कम होकर के उसका लेवल सही हो जाएगा। यानी कहते हैं अगर आपके घुटनों में है तो आप रिवर्स चलें, उल्टे पैर, जी उल्टे पैर चलना शुरू करें, 10 मिनट की एक्सरसाइज करें आप ये। अच्छा। आपका ये खुद, क्योंकि उसका जिसका वेट था वो पीछे आ जाएगा। अच्छा। जो पड़ रहा है उसका वेट हड्डियों का आपस में। तो आपने किए कभी ऐसा अपने घुटने की दर्द? पड़ी जो पाँव में इंसुलिन का भी बता रहे थे आप उस दिन, जो वॉक करने से कभी आपको, या अगर फिर आप रिवर्स वॉक करें, वो आप 15 मिनट की एक्सरसाइज करें। तो आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई विटामिन डी की और इस तरह की? मैं कभी यूज करता हूँ ये चीज़। हाँ, बल्कि पापा आपने बताया था ना, वॉक करने से इंसुलिन भी बनती है। हाँ, आपके पैरों के अंदर एक ऐसा अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है इसके नीचे। तो आप अपनी वाइफ को भी करवाते थे वॉक? जब वो मैंने बहुत जिम करी उसने। जिम करी? She used to be my workout partner, like I'm seeing ना, हम लोग साथ जाते थे। मैं भी इसमें इंसुलिन डेवलप होती है जब हम चलते हैं ना, इंसुलिन डेवलप होती है, हाँ, इसलिए कहते हैं वॉक। तो आप इनको कोई हेल्दी टिप्स देते हैं या ये आपको देती हैं हेल्दी टिप्स? ये तो मुझे कह देंगी, मैं तो बहुत समझा, तो थक गया हूँ मैं, बेटा प्लीज आ जाओ, लाइन पे आ जाओ। नहीं जाएंगे आज वॉक पे हम लोग। आज से वॉक करेंगे। ऐसे करेंगे या आज करेंगी? अच्छा ये मुझे बताइए, आपको टाइम कब देती है, किस वक्त देती है, किस वक्त काबू में आती है? हाँ। अक्सर तो छूट नहीं होती, हाँ। फिर उनको मैं नाश्ता बना खुद देता हूँ। अच्छा, तो कहती पापा बैठ जाओ मेरे साथ। हाँ। बस उसके बाद फिर मोबाइल पकड़िए, फिर मैं अपने आप दूसरे काम में लग जाता हूँ। हाँ। फिर मौका लगा खाने के टाइम फिर बैठ जाओ। शाम की चाय पीते हुए ऐसा हो जाता है कि जैसे इतना टाइम दे देंगे, हाँ भाई टाइम दिया आपको, आप ये नहीं कह सकते टाइम दिया। वो वाला हिसाब है, जो वाला हिसाब है इनके साथ। आप मुझे बताइए ये आपको टाइम कब देती है? मैं अरीबा के साथ ही रहती हूँ। नहीं रहती तो है। नहीं मतलब ऐसा होता है ना कि हमें कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम दोनों घर में भी साथ होते हैं, हाँ। बाहर भी साथ होते हैं। हाँ। तो अभी तक तो ऐसा नहीं फील हुआ। हाँ, मतलब गप लगाती है आपके साथ? बेटे का होता है कि वो अपना आई, यूनिवर्सिटी से आए, कमरे में चले गए, फिर शाम की चाय पर आए, बाहर आए, फिर चले गए कमरे में, इस तरह से वो ज़रा रहते हैं दूर। अच्छा, अरीबा मेरे साथ ही होती है। तो आप लोग शॉपिंग साथ, तो हाँ, जी सब वो सहेली वाला रिलेशन है। अब तो मैं इनको किचन में भी अपने साथ, मतलब कभी ऐसा हो ना, तो अरीबा जल्दी से नाश्ता लगाएं, आप नाश्ता करें, मैं बना रही हूँ आप लगाएं जाके। तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा, इसकी मैं ना ऐसी झूठी तारीफ़ कर देती हूँ, अरीबा ऑमलेट बहुत अच्छा बनाती हो, तुम ऑमलेट बनाओ, मैं पराठे बना रही हूँ, क्योंकि तो फिर अच्छा ये तारीफ़ में ना फिर बहुत अच्छा ऑमलेट बनाएंगी, बड़ा कोशिश करेंगी पालक वाला बनाऊँ, उसमें पनीर भी डालूँ, उसमें मशरूम भी डालूँ, सब कुछ डाल के ना बनाती हैं कि ज़रा मेरे नंबर बढ़ेंगे। और कभी नहीं, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनको ना एक्टिंग का शौक़ था, तो मैंने इनको बताया कि हमने शुरू में सुना था कि हसीना मुइन और ये सुरैया बजिया ये जाती थी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाती थी। को बताया है। अच्छा, क्या मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं। बताए दोबारा। तो ये ना जब जाती थी ना मेरे साथ कहीं पे भी जाती थी ना, बड़े अदाएं कर रही हैं, बैठ रही हैं, अरे वाह क्या हुआ, सही तरह बैठो, क्यों तुम कंफर्टेबल नहीं हो? नहीं मम्मा आप चुप रहें। घर आके कहती थी आप ही तो कहती हैं कि ऐसी जगहों पे तो लोग इम्प्रेस करते होते और मुझे मतलब सोच लो मेरे शो पे रिश्ते आ जाते। हाँ, मेरे शो किसी को पता चलता है अच्छा जी ये अनमैरिड है, पढ़ी लिखी है, प्यारी है, ये है वो, तो मुझे अलग अलग जगहों से फोन आना शुरू हो जाते हैं। बस अब तो ये फिर और बस तुम तो गई बेटा, सोच लो। जुम्ना जैदी का इंटरव्यू किया था तो पीछे पड़ गए थे सब लोग, निदा उसका नंबर दे दे, निदा में रिश्ता भेजना है, और एक आध रिश्ता तो मैंने भिजवाया भी था। मैंने आपको बताया था जब मैं बिल्कुल पहले मॉर्निंग शो में आई थी ना 1.5 साल पहले, तो आई टोल्ड यू दिस कि दिस इज एक्चुअली ट्रू। मैंने सुना था कि हसीना मुइन ने इस तरह रैंडमली ना बाजार में देख के इम्प्रेस होकर लड़कियों को कास्ट किया, उनके पेरेंट्स को मनाया। तो मुझे इतना शौक था, मुझे लगता था कहीं से भी वो कभी भी आ सकती हैं। तो मैं हर वक्त मतलब अपने टशन में रहती थी, और मेरी मम्मा कहती थी पागल लग रही हो, क्यों इतनी अदाएं कर रही हो? घर आई कहती थी माँ आपको नहीं पता, आपने ही तो कहा था कि ऐसे ही तो ढूंढते ड्रामे में आने का चाहिए। ईमान से व्हेन आई वाज यंग आई डिडंट नो ऑडिशन कहाँ देना है, कौन लोग हैं, क्या है, डिडंट नो एनीथिंग। एंड इस्लामाबाद तो इंडस्ट्री थी नहीं उस वक्त, तो मेरा वो दैट वाज माय वन शॉट ऑफ बिकमिंग एन एक्टर। अच्छा, अब हमने तुम लोगों से कुछ किस्से जो है सुनवाने हैं, और वो आप लोगों को याद ऐसे आएंगे कि हम आपका कार्ड चलाएंगे, आप लोगों का जो बात पूछिए। दादा अब्बू के साथ जंक फूड। अरे भाई ये तुम लोगों का किस्सा है। अच्छा ये क्या कहानी है?
ये तो मैं कहीं जाती थी दादा अब्बू के साथ ना, दादा अब्बू चले बाहर, वो कुल्फी वाला आया, आइसक्रीम वाला आया। अच्छा, वो इनकी पार्टनर इन क्राइम के खाने के मामले में, इनकी फुप्पो दादा, तो वो ना फिर इनको कुल्फी कभी दिलवा दी, कभी वो ये आइसक्रीम दिलवा दी, तो ना ये छुप छुप के खाते थे। क्यूट लगते थे दादा अब्बू के पीछे छुप जाते थे। और खुद भी चटोरे थे। दादा अब्बू बड़े शौकीन थे, डायबिटिक थे, लेकिन सब मना करते थे कि अब्बू ना खाएं मीठा, लेकिन दादा अब्बू को शौक था, तो हमारी आड़ में खुद भी बदपरहेजी करते थे, हमें भी करवाते थे। मम्मा बहुत पर्टिकुलर थी, मम्मा ने हमें ऑलमोस्ट 12 साल की उम्र तक मुझे चीनी नहीं खाने दी। अच्छा, एक बच्चे 12 साल की उम्र तक? हाँ, ना मैंने कोल्ड ड्रिंक कोई भी किसी भी नहीं, मतलब जो भी है जूस, इससे जो कारनामे किए सारा अमेरिका जाके किया। हाँ, वो लिटरली वजन बढ़ाया, नई नई चीजें नजर आई। Were you still healthy that time? Were you still healthy or you were like perfectly 12 साल की उम्र तक When I went, I was बिल्कुल perfectly घर के कोई बाहर की चीज नहीं। नहीं, लेकिन अम्मा ने पराठे भी तो बहुत खिलाए थे। बहुत खिलाए। उसके पराठे हमारे यहाँ बनते थे, मेरे ससुर मतलब 90 प्लस थे, तो वो पराठा, और कहते थे कि बेशक पराठे के साथ मुझे कुछ ना दो, बस चाय तो वो जो 12 साल तक शुगर तो नहीं दिया आपने, लेकिन पराठे खिलाए ना। पराठे तो ऐसे वो लड़ गए, तो लड़ गए। और होता था खड़े होके देख रही होती थी कि पराठा कैसे बना रही है, बहुत मजा आता था देखते हुए। तुमने सीखे पराठे के? नहीं सीखे नहीं, कहती वो बनाने पड़ेंगे। आई नहीं, क्या करूं। अच्छा, ये क्या है? स्नोमैन। अनाया, तुम्हारा क्या है? अच्छा, ये आई डोंट नो पापा को याद है कि नहीं है, तो जब हम लोग व्हेन आई वाज अ किड, तो क्रिसमस का टाइम में आप स्नो पड़ रही थी, तो मुझे याद है अच्छी तरह। शिकागो में थे? यस, इन शिकागो। सो मी एंड माय सिस्टर वी हैड अ डे ऑफ फ्रॉम स्कूल एंड वी वर सेलिब्रेटिंग, लाइक हम लोग अपना बचपन में ऐसे मनाते थे, लाइक ऐसे घर घर में, और स्कूल में फंक्शंस वगैरह भी होते, तो ऑब्वियसली वो बच्चे तो उनको पता होता है कि क्रिसमस भी कोई चीज़ है, इवन दो वी शुडंट डू दैट ऑल, बट ऑब्वियसली व्हेन यू आर लिविंग समवेयर यू हैव टू बी लाइक आल्सो सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एंड स्टफ लाइक दैट। तो क्या हुआ था? कुछ नहीं, तो हम लोग ने ऐसे स्नोमैन बनाया था। मेरे मम्मी और पापा कहीं गए हुए थे, हम लोग फ्रेंड्स के साथ बना रहे थे, और मुझे अच्छी तरह याद है कि हाफ बनाया था, हमें पता चला कि पेरेंट्स आ रहे हैं रास्ते में। हमने क्या किया, मेरे सिस्टर ने हमने वही उठाया स्नोमैन और हम घर में ले आए, और हमने फ्रिज में रख दिया कि हम उसको बाद में कल बना लेंगे। We were so stupid. We had to put it like in the freezer, but पानी लगा नीचे रख दिया। पानी। अब वो घर में जैसे आई लोग पानी हो रहा, पानी। इतनी क्लास हुई। अरे वो तो फ्रीजर में रखने में यार, फ्रिज के नीचे। अब बच्चे हमें पता नहीं, तो हमने सोचा कल से यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो पकड़े गए, मतलब बहुत पकड़े गए। हाँ, This is funny. चिमटा बजाती थी, चिमटा बजाती थी। चिमटा, वो मैं बता रही हूँ ना, चिमटा या स्टिक, ये जब सोते नहीं थे ना, जब मैं कहती थी कि अरीबा चली जाए, सुबह स्कूल जाने 9 बजते थे, और मैं ना कहती थी अच्छा मैं ना ज़रा चिमटे से तो मेरे सारे भांजे भांजियाँ सब लोग मेरे ना हल्का सा करती थी दरवाजे पे, वो उनको पता लगता था कि ये चिमटा जो होता है ना चूल्हे के पास होता है, ये गर्म होता है, तो ये ज़रूर हमें लगेगा तो तकलीफ होगी, तो आवाज आती थी और हम सब तो अरीबा का बस चिमटे से डर जाते थे। अच्छा, लिखा आप लोगों ने ऐसे चिमटा बजाती मामा जैसे आरिफ लोहार। नहीं, बस मैं कहती थी मैं ला रही हूँ चिमटा, आप लोग नहीं सो रहे ना, आप लोग दूध नहीं पी रहे, तो अभी तक भांजे भांजियाँ ना अपने बच्चों को बताते हैं कि खाला हमारे पीछे चिमटा लेके हमें भाई आज का जो जेन अल्फा, मतलब मेरे बेटे को अगर मैं कह दूँ दूध नहीं पी रही है, नहीं थोड़ा सा सख्त लहजे में, आप इतना रूड क्यों हो रही हैं? अरे भाई आप इतना रूड क्यों हो रही हैं, रूडली क्यों बोल रही हैं? प्यार से भी अरीबा का बोल सकती है। शहीर अरीबा लेटे हुए बेड पे मैं दोनों को फीडर बना के दे दिया, तो शहीर ज़रा स्लो पीते थे, अरीबा जल्दी जल्दी पी के ख़त्म करके कहती थी भैया अब मम्मा आ जाएंगी, चिमटा ले आएंगी, मैं आपका, तो वो जल्दी से उसका भी ख़त्म, वो आके फाड़ के देख रहा होता था, फिर वो रो रहा होता कि मुझे तो मेरा तो ये पी गई सारा। ये था। मेरी मुझसे छोटी बहन है, उसको हमने सारे अपने बचे हुए दूध पिलाए हैं, और वो अब कहती है तुम लोगों की वजह से मैं मोटी हुई हूँ। सारे बचे हुए दूध पिला देते थे हम, जो भी बचा मेरा। मैं तो खुद छोटी बहन का, ये इस फेवर में मैं पेश खुद थी कि भैया मम्मा आ जाएंगी, मुझे ही दे दो, लेकिन मेरी भी कुटाई। अच्छा, ये क्या हाइड एंड सीक? यस, हाइड एंड सीक से मुझे याद आया कि आई रिमेंबर कि मैं और सिस्टर हम लोग बचपन में हाइड एंड सीक खेल रहे थे घर में, तो पापा याद है मुझे दरवाजे के पीछे छुप गई थी। आधा घंटा ख्वार किया है। क्या अमेरिका में, हाँ शिकागो में, हम लोग अपने बैठे, मैं भी आवाज़ बातें कर रहा है, ये गायब, बड़ी वाली जो थी वो खैर हम सामने बैठी थी, अब वो हंस रही है, भाई कहाँ है ये, नया कहाँ है, देखा पूरे घर में नहीं। हम भागे, अब अमेरिका में तो बड़े मसले मसाले होते हैं, अगर बच्चा का आप कहाँ चला गया, भाई गायब हो गया।
अब यहाँ मेरी वाइफ उस रोड पे भाग रही है, मैं उस रोड पे भाग रहा हूँ नंगे पैर। कहाँ चलेंगे, पूरे इलाके में छान मारे, घर में पहुँचे फिर 911 पे कॉल करने वाले थे। तो मुझे ख्याल आया यार मैंने एक जगह रह गई है, कमरे का दरवाज़ा है ना वो मैंने चेक नहीं करा। मैंने कहा कोई रुको, मैंने मेरी वाइफ से बोला मैं देख के आता हूँ। गया, दरवाज़ा ऐसे करा, पीछे मोहतरमा हंस रही है दांत निकाले फुल। और आप यकीन करें कि मैं कब इसको मारूं या इसको प्यार करूं, ऐसी कंडीशन में उससे खड़ा हुआ मैंने कहा नहीं चलो खैर बहरहाल मैंने समझाया भाई ये क्या है, ये तो हमसे क्यों गेम खेल रही है भाई। कभी कभार बच्चे सो भी जाते हैं बच्चे सो भी जाते हैं ना खेलते खेलते कभी वो क्या हाल होता है। अच्छा भाई का फीडर ये तो तुमने बता दिया भाई का फीडर छीन के पी लेना। अगले पे आओ अब टीम मेरी। हाँ अरीबा को चुड़ैल बना देती थी वो। हाँ यही होता था। नहीं मैं ये अक्सर ये होता मम्मा बनती थी। नहीं मैं भी बनती थी। मम्मा बनती थी। मैं बताती हूँ मम्मा को ना बहुत शौक था, मम्मा ने मुझे प्रैंक करना सिखाया है। मतलब ये ना मुझे प्रैंक करती थी बचपन में। रियली? हाँ अच्छा। इतनी तेज होती थी मम्मा। सॉरी बेटा ज्यादा सहेली बन गई सॉरी। हुआ ये कि हमारा ना मेरी खाला घर था भावलपुर में, तो इट वाज अ वेरी ओल्ड हाउस। तो कमरे में कमरा और ड्रेसिंग रूम्स और इस तरह करके वो नक्शा था। तो मम्मा क्या करती थी, मम्मा ने एक दफ़ा क्या किया, मुझे डराने के लिए ना मेरी कज़न के रूम में ना काउच के ऊपर ना ऐसे करके जाके बैठ के ना मुझे यूं देख रही ना। मैं कहा मम्मा बात तो सुने। मम्मा नहीं ये असल में गलत काम की। मैं बड़े आराम से ना गलत काम यही होता था, ड्रेसिंग टेबल पे से जो भी चीजें मेकअप का सामान। मम्मा कहती है मैं मम्मा नहीं हूँ। अच्छा मैं थोड़ा सा डर गई ना, आई वाज स्पूक्ड। मैं थोड़ा सा पीछे हुई, मैंने कहा है अब मैं भागी गई दूसरी साइड पे ना घर की। तो बिकॉज वो कमरे में कमरा था ना, तो देयर वाज अ वे कि आप अंदर कमरों से गुजर के भी पहुंच सकते थे। मैं छोटी थी, मेरे दिमाग में नहीं रहा। मैं भागती हुई खाला वाले रूम में गई, ये जाके बेड पे जल्दी से बैठ गई। कहती है हाँ क्या हुआ बेटा? मैंने कहा हाय ये तो आज मम्मा चुड़ैल बन गई। She was pranking me the whole time. She accepted this when I was 16. मैंने कहा मम्मा कसम है, because I had like मैं बहुत डर गई थी। अब मैं मम्मा की शक्ल की चुड़ैल आती थी। नहीं अच्छा अब ये मेरे साथ करती है। मैं कभी इनको सुबह को उठाने जाऊँ ना तो ये मुझे ऐसे देखती रहती है। मैं भी इसको क्योंकि ये पलक नहीं झपक रही। अच्छा ये आँखों से पानी आ जाएगा लेकिन पलक नहीं झपकती। One time I did this thing with mama last year. We had like a little argument and we're both like हम लोग ना एक दूसरे को जरा ज़्यादा गिल्ट में डाल देते हैं कि हाँ ये ऐसे बोल दिया ना मुझे। तो मामा मेरी छोटी सी आर्ग्यूमेंट हुई, तो मैं जाके ना अपने कमरे में ना मैंने I started playing dead, which I'm really good at. लाश बनने में बहुत अच्छी हूँ। मैं आई प्लेड डेड। मामा ना मेरे बिल्कुल कमरे के पीछे ना सहन है। अब मामा सहन में जाके ना खिड़की से वो अंदर हाथ बड़ी मुश्किल से अंदर डाल के खिड़की जाली वाली खोली, पर्दा हटा के कहती है अरीबा उठो अरीबा उठो। अब ना मैं आई एम प्लेइंग डेड और मैंने पंखा भी नहीं ऑन किया। मैंने कहा प्रॉपर वाइब आनी चाहिए ना। अब मामा इतनी टेंशन में, मामा ने पता है क्या, वाइपर को उल्टा किया, उसकी स्टिक वाली साइड से मुझे मेरे सर पे मार रही है। उठो खिड़की के बाहर से। इतनी टेंशन में थी। आपने इतना गीला वाइपर मार दिया। मैंने कहा तो तुम उठ क्यों रही थी? मामा को पता है तुम्हें कैसे टैकल करना है। पर मैंने भी कैरेक्टर नहीं तोड़ा। अच्छा मामा लिटरली दरवाजा तोड़ के अंदर एंड में मेरी हंसी छूट गई। ये तुम मेरा क्यों दिल बंद करी हो? कहती मुझे पता था कि तुम ना एक्टिंग करियो मेरे साथ, फिर मुझे चमाट भी मार दिया। फिर मैंने कहा भाई एक्टिंग की प्रैक्टिस ही वहीं से हुई है, तुम्हें नहीं पता। अच्छा ये क्या है फास्टिंग? ओके वो मतलब जब मेरी पहली रोज़ा खुशाई हुई थी I didn't tell that but मैंने ये इफ्तारी लगी हुई है। ये अमेरिका में हुआ है। अच्छा और ये दोनों बेटे जो हैं रोज़ा रख के बैठी। अब ये लेटी हुई है और ध्यान सारा इफ्तारी के ऊपर है। कब खुलेगा ये रोज़ा? लेटी हुए यूँ यार। तो ये सिलसिला चलता था जो कभी जल्दी से ख़त्म हो तो इफ्तारी। एक्चुअली मैंने एक पकौड़ा खा लिया था। अच्छा वो जो होता है ना हाफ डे की जो बच्चे रखते हैं रोज़ा, हाँ वो रोज़ा मैंने रखा था ट्रेनिंग के तौर पे ना कि अब स्टार्ट। एक बचपन में उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि हम लोगों ने मुझे नया नया शौक होता सिंगिंग का, केजू के लेकर आया अच्छा। मैं बड़ा और स्पीकर ये माइक वगैरह। अब मैं बड़े सुर में जब सुर लगाने का मौका था तो इनका बाजा बज जाया करता था। बस यकीन कर बात ऐसे हुआ लिटरली मैं उसको कहते क्या कर रही हो? मैंने तो
इतनी मेहनत से मैंने सुर लगाना सीखा है और तुमने आकर के वो अपना सुर स्टार्ट कर दिया। वो ऐसा बाजा बजता था, यकीन करें मैंने तोड़ फोड़ के फेंक दिया ना, मैं करूँगा ही नहीं। वीडियो भी अम्मी ने बनाई है कि वो जैसे ही सुर लगाए कोई गाना गाए एकदम से वही अपना सुर लगा लिया। नॉट जानबूझ के, लाइक पता नहीं किसी बात क्या पे बस खाने में कुछ कमी हो गई या सेब गिर गया या कुछ चिप्स नहीं मिले, बस उस पर ही। तो मतलब काफ़ी शरीर थी ये भी। ये बच्चे भी हाँ मेहमान आते थे कभी, ऐसी मैं कहती थी ना रीवा मेहमान आ रहे हैं, डैडी के दोस्त की फैमिलीज आ रही हैं, तो आप लोगों ने ना ज़रा सही तरह से रहना है, तमीज़ से। तो ये क्या करते, अच्छा ठीक है। अब मैं जो भी ट्रॉली पे आई हैं चीज़ें जो भी आई हैं, देख रहे हैं बच्चे बहुत ऐसे कि कभी हमने कुछ खाया ही नहीं है ये। तो अच्छा उसके बाद एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे कज़न आए हुए थे, तो वो चले उठ के ना चले गए, तो ट्रॉली पे चीज़ें थी। मैंने कहा जब मेहमान चले जाएंगे मैं फिर आपको दूंगी। तो इन्होंने क्या किया, ये और बच्चे भी थे, भांजे भांजे और भी थे, तो जैसे ही वो गए मैं बाहर छोड़ने गई तो इत्तेफाक से उनकी ना चाबी अंदर रह गई, गाड़ी की चाबी। जैसे ही गए हमने हमला कर दिया ट्रॉली पे। हमला कर दिया और जैसे वो मकोड़े नहीं पड़ जाते मिठाई को, हम ऐसे ट्रॉली के ऊपर खड़े हुए खा रहे हो ना, वो पीछे कहते हैं आलिया बाजी वो मेरी ना चाबी रह गई थी हमने। वही ये सब लोग ना स्टील हो गए। और इतना इनका बुरा हाल फिल्म हुआ वाला या ड्रामे वाला सीन है। अब हमारी शामत आएगी, अब ये चले जाएंगे तो फिर उसके बाद ये बेड के नीचे घुस गए, और बेड के नीचे घुसे, वहाँ पर वो एक पट्टी थी उसकी, उसमें से लकड़ी निकल रही थी। अरीबा एक तो मोटी भी थी, तो इनका ज़रा मसला हुआ, आधी अंदर थी आधी बाहर थी। तो जब ये बाहर निकलने लगी वो इतनी सारी लकड़ी अंदर टांग में चली। अंदर टांग में चली। Oh no, something similar happened अच्छा वो with me मेरे too लिए like मसला that. बन गया, फिर इसको हॉस्पिटल लेके Were you गए। also under the bed? No, I जाके was फिर playing उनका outside. निकलवाया, बहुत Okay, wooden बुरा हाल वो होता है हुआ। ना। ये इस तरह की शरारतें बहुत करती थी। अल्लाह। पूरा आर पार हो गई थी। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा मेरे हुआ? साथ भी ऐसे कुछ हुआ था। ब्रेक के बाद जरा इनकी शरारत सुनते हैं। गुड मॉर्निंग हम साथ। वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने अपना आईवी निकाल दिया और मैंने तुक्के में बस गुड मॉर्निंग कर दिया। तो यहाँ हम अम्मी अब्बू की बातें कर रहे हैं। इनाया तुम्हें चोट लगी थी शायद, हम वहाँ से बात हमारी पापा हाँ ब्रेक आया था। हाँ तो ये बाहर खेल रही थी कॉरिडोर में, वहाँ पे क्योंकि लकड़ी के ज़्यादातर फर्श होते हैं वहाँ पर, तो ये खेलते खेलते उनके पैर में बहुत बड़ा स्पाइक टाइप की ना, बहुत बड़े स्पाइक वो घुस गई पैर में इनके, और वो इतनी अजीब किस्म की वो अंदर गई है कि वो थोड़ी देर में मैं ही परेशान हो गई, ये कैसे निकाल, मैं निकाल नहीं सकता था। तो मैंने उसको ऐसे गोद में लिया और मैं सीढ़ी से उतरा, सेकंड फ्लोर पर मैं बैठे थे, सीढ़ी उतर के मैं भागता हुआ सड़क पे जा रहा था, सीढ़ियों पे लेके ही भागे थे पापा। लेकर भाग गया मैं। फिर वो आगे गया, मेरी बाइक मेरे पीछे पीछे कि बिल्कुल रोड क्रॉस किया तो सामने डॉक्टर था कि क्लिनिक था, उसके बाद गया तो वहाँ पे उसने देखा क्योंकि वहाँ तो बहुत बड़ा इंसिडेंट है कि अगर किसी ब्लडिंग हो रही है और वो आप खड़े में, तो दूसरे मामले में पड़ गया। लेकिन डॉक्टर ने जानने वाला था, उसने कहा ठीक है ऐसा है कि तुम इसकी केयर नहीं करो, मैं थोड़ी बहुत जो सर्जरी है मैं कर दूँगा, लेकिन बहुत केयर करनी चाहिए तुम्हारे को। मैंने कहा सर अभी तो आप कर दें जो भी है, लेकिन टाइम निकालें आप। वाल ब्लडिंग बहुत हो रही थी और अल्लाह ने खैर करी, दवाइयाँ दी, कुछ हमने स्टिचिंग वगैरह की तो उससे बेहतर हो गई थी। लेकिन वो इनकी शरारत के बहुत खतरनाक किस्म का एक वो आया था, स्टाइल समझ लिया क्या कहूँ। अच्छा बड़ी शरारती थी एक सर्टेन टाइम पर। तो अभी भी शरारती ही हूँ। हाँ अभी भी हो, लेकिन अब तुम्हारी शरारत अब तो डिफरेंट हो गई, मोबाइल देख लिया ज़्यादातर, अब तो डिफरेंट ऑब्वियसली एज के साथ साथ शरारती भी बढ़ जाती है। कहते हैं बचपन में कैसी थी, मैं तो बचपन में अभी भी ऐसी हो तुम। अभी भी चल रहा है बचपन। माँ बाप की बचपन ही बचपन रहता है, वो जितनी भी हो रही है। माँ बाप के लिए बच्चे बड़े नहीं होते नहीं कभी, वो हमेशा जान वैसे। खाती है वैसे अच्छी तरह। हाँ मेरी अम्मा तो बच्चे होने के बाद भी मुझे चपेट लगा देती थी। बिल्कुल। और क्या, मैंने कहा यार बच्चों का तो कुछ लिहाज कर ले। औलाद है जो माँ बाप की चपेट खाती है, हाँ सही बात है वैसे। बहुत बड़ी बात है ये, इनाम है एक। ये तो है। वो बस बस मेरी मम्मा का तो हाथ बहुत भारी है, उसके बाद तो बस रह जाती हूँ। देखे तो सही। Mama used to be a professional volleyball player, so she very heavy hands. तो जब पढ़ती है तो बंदा पढ़ ही जाता है। क्या इनके डैडी ने बिल्कुल इनको फ्री हैंड छोड़ा हुआ था ना, कि नहीं कुछ नहीं कहते थे। हाँ। तो वो जो भी बात होती थी ना मामा से पूछो। हाँ। अच्छा अम्मा इजाज़त देंगी तो तुमने कहीं ट्रिप पे जाना है, कहीं जाना है, तुम अम्मा से जाके पूछो। हाँ। तो अब अक्सर ये होता था, फिर मैं जब कहती थी ना गुस्सा करती थी, कभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। अच्छा इसका ये था माशाल्लाह शुरू से ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी
कि ये बस रात को बैठ के पढ़ती थी और सुबह को पेपर देकर हाँ। और इसी तरह मेरा बेटा भी है कि वो वैसे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हाँ। जब सुबह पेपर है तो रात को पूरी रात बैठ के वो जो पढ़ना होता है वही मेन होता है। आप जितना भी पढ़ लो 6-7 साल बैठ तो वो याद ही नहीं होता। नहीं, लेकिन अगर ये लोग क्लासेस में तवज्जो देते होंगे ना, हाँ बिल्कुल। इसीलिए वो बेसिकली वो तो रह गया। हाँ मैं इनके ऊपर यही था, सख्ती यही मैं ही करती थी, तो बस यही कभी पिट भी जाती। डैडी कहते थे मम्मा से इजाजत दो, मम्मा के हाथ से डर लगता था, पूछते नहीं थे जाके, बस सही है ये फ्रेंड्स को कह दिया नहीं यार मम्मा नहीं अलाउ करी, छोड़ दो ना। होते हैं ऐसे सख्त है, अम्मी हाँ, नहीं जा सकते। पढ़ता है। नहीं, वो माँ का हाथ सख्ती लगता है। हाँ। जबकि माँ की अच्छी बात कोई भी याद नहीं रहेगी। हाँ, कोई अच्छी बातें मम्मा अच्छी बात है ये। हाँ, सख्त होना वो मुंह पतला है वो 2-2 चपेड़े खा के हुआ है। अच्छा, कौन सी आपकी अच्छी आदत इसमें है और कौन सी बुरी आदत आपकी इसमें है? आपकी अपनी जाती, आपकी अपनी आदत जो आप कहते हैं ये तो मेरे जैसी है, हाँ ये तो मैं भी ऐसे करती थी। हाँ, ये मेहमान नवाज होते हैं। अच्छा, और ये अच्छी आदत हाँ, घर में अगर मैं नहीं हूँ, मेहमान आए तो पूरा मतलब उनको उसी तरह जैसे मतलब खाने पीने का ख्याल करेंगी, सब कुछ। तो यही होता है कि मम्मा को कभी पता ना लग जाए कि हमने मेहमान आया और उसके साथ अच्छा वो नहीं किया बिहेव, तो मम्मा नाराज़ होंगी। तो सब काम कर लेती है। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं गई हुई थी तो मेहमान आए हमारे यहाँ, तो इसने क्या किया, भागी गई किचन में, देखा कि मामा हंडिया तो बना के गई हुई हैं, तो इसने कहा आटा गूंदा बनी है, लेके ना इतना सारा आटा और ना वो घोल के रख दिया। अच्छा, पानी पानी बिल्कुल ना पहने। और मैं आई हूँ तो मामा आपको एक सरप्राइज़ दूँ। मैंने कहा क्या? मामा मैंने आज आटा गूंद लिया है और ना रोटी आप बनाएंगी। मैंने कहा अच्छा। मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा पता नहीं तो इतनी बड़ी हो गई मेरी बेटी, इसको आटा गूंदना आ गया। मैं किचन में गई, इतना बड़ा देगचा था, उसमें इन्होंने पानी के साथ बिल्कुल पतली लई बनाई हुई। Oh my God. मैंने इसे पूछा हरीबा ये क्या किया है? मामा आप ऐसे बनाते नहीं है, वो जो अक्सर कभी ऐसा होता था ना कि मीठा डाल के वो बनाते हैं पैनकेक्स खमीरी। वगैरह। तो कहती है आप बनाती तो थी, मैंने आटा गूंद दिया, अब आप रोटी बनाए इसकी। अब मुझे समझ ना आए कि इसे क्या करूं, मैं थप्पड़ मारूं या क्या। मुझे बड़ा गुस्सा, मेहमानों के सामने भी मैंने मतलब दायरा गुस्सा नहीं करना था। अब ये बेचारी मूड ख़राब करके खड़ी हुई हैं कि अब क्या होगा। डैडी आए तो डैडी को भी नहीं बताया, डैडी को भी अगर बताती थी डैडी भी इनको डांट देते थे कि मामा को तुम परेशान करती हो। तो अक्सर ये होता था, ये बता इस तरह से इनकी शरारतें होती थी। क्या थी? बुरी आदत तो नहीं है, शुक्र है कि आपकी कोई आपकी जो आपको लगता है कि मेरी एक ऐसी मेरी प्रॉब्लमेटिक आदत जो है वो इसमें भी आ गई? हाँ, थोड़ी सी मैं जैसे गुस्से में ना थोड़ी सी जिद्दी कह ले। हाँ। तो वो इसके अंदर वो चीज़ है आपकी वाली। I was waiting for अच्छा, वो मेरे साथ नहीं, वो शहीर के साथ होता है अक्सर। शहीर मेरे पास आके कहते हैं मामा आपका तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, ये नहीं हो रही बर्दाश्त में। ये क्यों ऐसे मेरे साथ? जैसे रात फ़ोन पे बात हो रही थी तो पता नहीं इसने क्या बात कर दी, तो वो मुझसे कहते हैं मामा देख रहे हैं आप, मैं इससे प्यार से बात कर रहा हूँ और ना ये ऐसे कर रही है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी कोई ऐसी आदत जो इसके अंदर है जो आप कहते हैं कि ये मेरी वाली अच्छी आदत है, और आपकी ही कोई बुरी आदत जो इसके अंदर ट्रांसफर हो चुकी है? मेरे कोई बुरी आदत नहीं। हाय हाय, ये कि इनका मिलने का रुझान, जो लोग मिलना जुलना, हाँ, फ्रेंडली अंदाज, वो है, वो आप वाला वो बहुत है। और खाने रोज़ा के मामले में ये बहुत मैं हाँ। मुझे ये चाहिए, यानी छोटे मोटे में कम्प्रोमाइज़ नहीं होता है इसमें। ओह, बड़ा हाई लेवल का खाना चाहिए इनको। ओह जी, फाइन डाइनिंग। अगर हाँ, दाल बना ली, I want चावल बना pancakes लिए, for breakfast. तो बाहर से आएगा ओह, दाल नहीं ये। खानी। हाँ, लेकिन ये ज़रा सा कॉन्शियस है कि इसमें ये चीज़ वो चाहिए खाने के मामले में, हाँ। वो थोड़ा मुझे भी है। हाँ। हाँ, पापा को भी है। अच्छा, मेरी बेटी का भी होता है कि कभी कभार फाइन डाइनिंग, लेकिन जब वो आती छुट्टी पर वो गोभी और आलू बनवा दे हैं। इतने याद तरस आते हैं रही ना है ऐसी चीजें, मुझे करेले वगैरह। एयरपोर्ट से बोल दिया तरस गोभी जाता और आलू खाऊंगी मैंने कहा कि ये है गोभी और आलू। और यहाँ रह के तो बिल्कुल दिल नहीं करता, जिस दिन बना होता है उस दिन हम कुछ और ऑर्डर कर रहे होते हैं। Exactly, सही तो बात वही है। ये होता है जब आप। हाँ, जैसे चुकंदर अच्छा। वाला चुकंदर क्या है, वो लाल लाल सा होता है ना हाँ 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 हाँ, मैं तो वो खाती हूँ। चुकंदर। I love नहीं पता चुकंदर क्या है, मैंने लाल लाल सा अक्सर लाता हूँ मैं। हाँ, क्या वो चुकंदर कहते हैं उसको? जी क्या पता है लोगों बच्चों को आजकल। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप की लड़ाइयाँ सुलझाने में एक सर्टेन टाइम पर बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं, हाँ,
वो एक रेफरी का काम करते हैं या कभी कभार सपोर्ट भी करते हैं। तो आपकी बेगम की कभी लड़ाई हुई है तो ये किसका साथ देती थी? अपनी वालिदा का साथ। अम्मा का? फिर वो तीनों खवातीन एक तरफ हो जाती थी, आप अकेले? अरे बाप रे। फाइनली भी सरेंडर करना पड़ता था। कहाँ जाऊँ, कोई है ही नहीं इसके अलावा। साथ नहीं दे रहा, चला और सुनो अभी क्या हाल है, सब खैरियत है? बस फिर हम स्टार्ट हो जाते हैं, क्या करें, मजबूरी है। और यहाँ क्या आपके क्या सीन होता था? नहीं, हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। अच्छा, इनके सामने कभी भी नहीं हुई? नहीं, कभी भी नहीं हुई। बल्कि मुझे ज़रा गुस्सा आता था, मेरे मियाँ को नहीं आता था। बिल्कुल भी नहीं करते थे गुस्सा। तो लेकिन अगर होती तो आई नो मैं अब्बा की साइड पर होती। हाँ। मेरी आई वाज ऑलवेज बायस्ड। अच्छा। बस इनकी ये थी, अम्मा थोड़ी सी शाख खर्च खातून है। बस बजटिंग के होते थे, अम्मा का थोड़ा सा इख्तिलाफ किया लिया, थोड़ा बजटिंग मियाँ के सब ATM कार्ड मेरे पास होते थे, सब कुछ मेरे पास। और जब मैं शॉपिंग करके घर आती थी तो बस पूछते थे, यार आपने आज तो लिमिट क्रॉस कर दी। वो 5 से 6 मिनट का होता था एक ना आर्ग्यूमेंट। वो गुस्सा नहीं होता था। हाँ, वो ऐसे ही होता था। फिर वो ज़रा उनकी फील्ड भी ऐसी थी कि वो ज़रा खामोश रहते थे। तो फिर मैंने ही उनको बोलना सिखाया। फिर चुप ही नहीं होते थे। चुप ही नहीं होते थे। क्या बात है। तो फिर असल में वो अपने जैसे फील्ड में बैठे हुए हैं तो फिर तो वो इतनी बातें करते थे कि उनको रोकना पड़ता था। हाँ। लेकिन वैसे खामोश रहते थे। अच्छा। तो बस जब मेरी शादी हुई शुरू में तो बहुत खामोश, क्योंकि केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। अरे बाप रे। तो खामोश, बिल्कुल ऐसे रूखे फीके। मैं बड़ा परेशान होती थी कि ये तो हमारे घर का माहौल बिल्कुल और है और ये बातूनी है। और यहाँ पर तो सारे टीचर थे मेरे ससुराल में, ससुर भी, नंदे भी, सास भी, तो सब टीचिंग लाइन में। टीचर तो बोलते हैं? नहीं, टीचर कहाँ बोलते हैं इतना। अच्छा, वो बेचारे इतना बोल लेते हैं वो क्लासेस में कि वो थक जाते हैं ना, उर्दू वाले टीचर। तो फिर वो सब केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये फिजिक्स बैठ के बातें हो रही हैं तो इधर उधर बातें हो रही हैं। अब मैं अपने मियाँ के साथ ही रहती थी, हर जगह साथ जाती थी, तो मुझे पता ही नहीं लगता था केमिस्ट्री ऊपर से गुजर जाती थी। तो सारे ये समझते। एक दफ़ा भी मतलब डेथ से थोड़े दिन पहले की बात है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी गए एग्ज़ाम लेने, तो मैं भी साथ गई। तो वहाँ पे वाइस चांसलर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम आप, मैंने कहा जी मैं इस्लामाबाद से आई हूँ। तो कहते हैं आप, मैंने इतने सारे बैठे हुए थे, मैंने कहा कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो कहते हैं कि अच्छा। अब मेरे मियाँ को हंसी आ गई, कहते हैं कि ये देख। तो वो फिर मेरे मियाँ के दोस्त बैठे थे, तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये डॉक्टर साहब, ये तिरमिज़ी साहब की मिसेज हैं। वो प्रोफेसर है, उनके असिस्टेंट है। असिस्टेंट इतना साथ रहती थी, घर से कभी मेरे मियाँ अकेले नहीं निकले। अच्छा। और जबकि और मेरे बहनोई भी थे, कभी ऐसा नहीं, लेकिन मेरे मियाँ मेरे बगैर कहीं नहीं जाते हैं। तो अब वो आदत अरीबा में है अपनी डैडी वाली ना, कि कहीं भी जाती हैं मुझे साथ रखती हैं। तो वो कितना अरसा हुआ उनके? इनको 3 साल। तो वो जो देखो ना, अब जब आपके पार्टनर आपके साथ सारी ज़िंदगी इस तरह जुड़े होते हैं, तो उस वक्त तुमने क्या रोल प्ले किया जब अब्बू नहीं रहे, अम्मी अकेली हो गई? वो वाकई बहुत टफ टाइम था, क्योंकि मुझे पाकिस्तान का इतना एक्सपोजर नहीं था, क्योंकि हम शुरू से बाहर रहे, ज़्यादा अमेरिका में रहे, तो मेरा बिल्कुल उसी तरह की नेचर थी। उस चीज़ से आप बहुत एक्सप्लॉइट भी होते हैं पाकिस्तान में, बिकॉज जिस तरह हम छोटे से स्टेट में थे, एवरीबडी न्यू एवरीबडी, तो मेरी बड़ी आदत थी सबके साथ काइंड होना, सलाम करना, एवरीथिंग, ओपनिंग डोर्स फॉर पीपल। I was like that, but people didn't appreciate that much here. Plus, when अब्बा died, तो उनकी पेंशन जो थी वो अब नहीं प्रोसेस हुई थी। पाकिस्तान में ये है थोड़ा सा इशू, पेंशन में टाइम लग जाता है। एंड मैं बिल्कुल नई वापस आई थी, तो मुझे भी नहीं पता था कि पाकिस्तान में क्या ट्रेंड है, मतलब जॉब किस तरह ढूंढूँ, क्या करूँ। That was a tough time, 7 months। हम लोगों ने थोड़ा फाइनेंशियली एक था टफ टाइम, बिकॉज मामा की बस प्रॉपर्टी है मामा की, तो उसी की थी हमारे पास अर्निंग और सेविंग्स थी। आई हैड टू बी द पर्सन के मैं जाती थी पेंशन बनवाने के लिए, तो मुझे कहते थे एडमिन ऑफिस में कि भाई को भेज दें, किसी लड़के को भेज दें, दे वुडंट इवन टॉक टू मी। ये जो हमारे यहाँ जेंडर बेस्ड है ना डिस्क्रिमिनेशन, लड़की आई है तो उसको सीरियस नहीं लेना, एग्जैक्टली इस तरह की चीज़ें, वो मैं बहुत फेस की अपने वालिद साहब के बाद। बट थैंकफुली उन्होंने मुझे अपब्रिंगिंग ऐसी दी थी कि उन्होंने कहा था कि डोंट एब्जॉर्ब इट, रिफ्लेक्ट द एनर्जी।
तो जो आपसे जैसे बात कर रहे हैं उसको वही एटीट्यूड दो, कोई ज़रूरत नहीं है खुद को नीचा करने की या फील करने की। ही वॉज ऑलवेज लाइक दैट। तो मैंने फिर उनकी ये छोटी छोटी चीज़ों में उनको चैनल किया, मतलब अपने आप को याद कराती थी। बाबा आखिरी वक्त में मुझे बहुत नसीहतें देते थे, उनको शायद पता लग गया था कि नहीं रहूँगा। उनको क्या हुआ था? कोविड। हाँ, ही हैड कोविड निमोनिया। और लास्ट 3 डेज़ में तो मुझसे बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे, मतलब मुझे चीज़ें बता रहे, समझा रहे। एंड एट दैट टाइम मैंने 2-3 कमर्शियल्स किए थे, तो ही वॉज़ वेरी होपफुल, या एक्टिंग करो, यू नो यू वांट टू डू इट तो कर लो। उस वक्त तो ब्रॉडवे कर आई थी अमेरिका से, तो बस जब यहाँ होती थी वेकेशंस में तभी काम कर रही थी। तो इट्स लाइक कर लेना सारा कुछ, लेकिन बस हर वक्त कहते थे मामा का ख्याल रखना, मामा का दिल बहुत छोटा है, मामा नहीं कर पाएंगी मैनेज। हर वक्त इवन मेरी फुप्पो कहते थे कि तुम अपनी भाभी का ख्याल रखना। उनको बहुत था कि मेरे बाद आलिया क्या करेगी। 4 घंटे पहले ना उन्होंने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके ना मुझे मैसेज भेजा ना, तो उसमें यही था, दुआएं दे रहे थे मुझे कि अल्लाह अरीबा, व्हेन योर डैड हैड कोविड तो मिलना दे रहे थे वो लोग? इस तरह तो वो तो नहीं मिलने देते ना, आइसोलेट कर लेते हैं। नहीं अरीबा नहीं, आइसोलेटेड तो नहीं, मैं तो पीपीई पहनती थी, सारा कवर्ड था, कवर्ड करके। हाँ, और वो जिस स्टेज पे चले गए थे उसमें वो जो इंक्यूबेशन साइकिल था वो ख़त्म हो चुका था। ओके सही। व्हाट वायरसेस डू इज़ कि वो जितना अरसा जिस्म में मल्टीप्लाई करते हैं ना सिम्टम्स देने से पहले, तब वो ज़्यादा फैलते हैं तेज़ी से दूसरों में। वंस द सिम्टम्स आर देयर, फिर वायरस का ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके। तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर सिम्टोमेटिक हो चुके थे बाय दैट टाइम। उनके लंग्स में मतलब बहुत ज़्यादा फ्लूइड भर चुका था, लंग्स के इर्द-गिर्द, निमोनिया था, फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। उनके जाने के कितने अरसे बाद आप सेट हो पाई? जाहिर है तो पहले शुरू में तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता था क्या होगा, क्योंकि बेटा छोटा था। हाँ। फिर इनकी भी ज़मीनें थी, सारा कुछ। हाँ। तो मेरे मियाँ को कभी था ही नहीं इंटरेस्ट, मेरे ससुर करते थे संभाल। हाँ। उनकी डेथ हो गई थी तो मेरे मियाँ बिल्कुल केयर नहीं करते थे, क्योंकि मेरे अब्बू की डेथ हुई थी तो अब्बू की डेथ के बाद अम्मी ने संभाल ली थी अपनी भी ज़मीनें और अब्बू की भी ना। अच्छा। तो फिर थोड़ा सा मुझे था, फिर मैंने ही सारा देखा। हाँ। तो उसमें सारा जो भी होता था वो अरीबा करती थी। फिर मैंने अपने बेटे को कहा कि शहीर आप बड़े हो जाए बेटे, आपने जाके वहाँ पे बात करनी है मर्दों से। मेरे भाई साथ जाते थे शहीर के, तो मैंने उनको उसको भी मैंने पराठे खिला के उसको ओवरवेट कर दिया। अब वो मुझे कहते मम्मा आपने मुझे बड़ा इतना बना दिया है कि मैं अरीबा से मामा को था कि जरा ये हम जमीनों पे जाए ना थोड़ा बड़ा लगे, रोबदार लगे। पराठे खिला बड़ा ये कि पराठे देखे आज के शो का नाम कहीं ब्रैकेट में पराठे लिख दो। वो अच्छा, मेरे घर में आप यकीन करें कि आप अगर अरीबा को कुछ ना दें, अरीबा से कहने अरीबा पराठा बना दूं, अगर दोपहर को भी अगर खाना नहीं बना तो कहेगी हाँ पराठा ठीक है, बिल्कुल पराठा चाय। तो क्योंकि मेरे ससुराल में भी ना सब पराठा, मेरी अम्मी ने भी नहीं छोड़ा। हाँ। अम्मी भी लास्ट टाइम तक वो पराठा खाती थी। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगी, फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और हमारा तो दिल ये होता है कि हमारे अम्मा अब्बा का साया हर दम हम पर सलामत रहे, और उसके लिए हम जद्दोजहद करते भी हैं एक सर्टन टाइम पर। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको एक ब्रेक के बाद आके दोबारा बताएंगे कि अगर ये चीज़ें माँ बाप की ग़िज़ा में डाल दी जाएँ, जैसे उन्होंने हमारा ख्याल किया, हम छोटे थे, हमारी हड्डियाँ मजबूत हों, हमारा दिमाग तेज़ काम करे, तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो वो अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें और हट्टे कट्टे चलते फिरते रहें। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो सारे अम्मी अब्बू के लिए एक तोहफ़ा है यहाँ, और वो तोहफ़ा बच्चे तैयार करवाएंगे। अगर ख़ुद कर सके तो ठीक है, वरना वो हम बता देंगे उनके आप कहाँ से ये चीज़ें ख़रीद सकते हैं या ले सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त सैयद गालिब आगा साहब हैं, जो कि लग रहे हैं ना नाम से बड़ी वो एज वेज, लेकिन ये तो बिल्कुल यंग है। कंसल्टेंट हर्बलिस्ट आगा नेचुरल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बेसिकली इसको भी हम नेपोटिज्म कहेंगे क्योंकि इनके अब्बा हिकमत के उसमें रहे आगा साहब, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और अब वो हमारे शो पे भी आते थे जब मैंने शो शुरू किया था, और अब उनके बेटे जो है वो आगे इनकी लेगेसी लेके चल रहे हैं माशाल्लाह। आपके अब्बू ने तो बहुत सारे लोगों को सही किया, और उनकी हिकमत और उनकी दवाइयाँ खा के काफ़ी लोग सेहत याब हुए माशाल्लाह। तो आप खुद ही आ गए इस फील्ड में, या अब्बा ने कहा ये अच्छी फील्ड है?
बचपन से शौक था। बचपन से जारी बात है अब्बू के साथ एक अटैचमेंट था। क्लिनिक जाना, चीज़ों को देखना। फिर जो सबसे बड़ा एलिमेंट जो अच्छा लगा ना, जब कोई मरीज़, यकीनन शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह है, लेकिन जब वो आता है और आपको दुआएं देता है, उससे फ्रूटफुल आई थिंक कोई चीज़ नहीं होती कि उसका मर्ज़ आपसे ठीक हुआ, आपकी दवाओं से यकीनन शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह। लेकिन वो जो एक मज़ा आता है ना दुआ सुन के और उसकी सेटिस्फेक्शन देख के, शायद वो सबसे बड़ा रीज़न था इस फील्ड में आने का और तमाम चीज़ों को मैनेज करने का। तो आप हमें क्या बताएंगे कि हम अपने पेरेंट्स के लिए खुद बनाएं या आपसे ले लें और एक उनकी सेहत अच्छी रहे? अच्छा देखिए, आजकल अगर देखा जाए तो जब हम 50 क्रॉस करते हैं तो जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। घुटनों की नी रिप्लेसमेंट की तरफ जा रहे हैं लोग, एड़ियों में दर्द की कैफियत हो जाती है, लंबर के कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं जिसमें L4 L5 के दरमियान, S1 के दरमियान गैप आना शुरू हो जाता है, जिसके लिए एक बहुत अच्छा तेल बनाना सिखा रहा हूँ जो कि आप घर में बना सकते हैं और अपने वालिदैन को लगा सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी एहतियात इसमें होगी, कोई सुपरफिशियल ज़ख़म नहीं होना चाहिए, कोई स्किन इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी ऑयल्स या कोई भी चीज़ अगर आप लगाते हैं तो वो इन्फेक्शन को बढ़ा सकती हैं। तो स्किन आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, उसमें ये तेल लग सकता है। ये रोगन सुर्ख एक तेल बहुत कॉमनली आपको पंसारी से मिल जाएगा, लाल तेल के नाम से भी ये मिल जाता है, रोगन सुर्ख। ये 50 ग्राम मैंने लिया। दूसरी जो जड़ी बूटी मैं इसमें ले रहा हूँ वो है रतन जौत। ये भी बहुत आराम से पंसारी से मिल जाएगी। जिस तरह जली हुई लकड़ी होती है ये उस नुमा की होती है। ये तकरीबन इसमें मैं 20 ग्राम के करीब ऐड करूँगा। सही है। और तीसरी चीज़ इसमें लौंग तकरीबन 10 ग्राम के करीब। अच्छा, सिर्फ ये 3 चीज़ें लेनी है। सब पेन किलर्स ही हैं। सब पेन किलर्स हैं। इसको अच्छी तरीके से पकाना है, इतना पकाना है कि लौंग और रतन जौत की जलने की बदबू आए। अच्छा। इसको छान कर रख लीजिए। और ये एक बेहतरीन तेल है आपके जॉइंट पेन पे लगाने के लिए, जो कि कोई भी लगा सकता है, किसी भी एज पे लगा सकता है। इवन जो बच्चे होते हैं जिनको ग्रोथ की वजह से पाँव में दर्द की कैफियत, हड्डियों में दर्द की कैफियत हो रही होती है, वो भी लगा सकते हैं। सिर्फ एहतियात यही है कि कोई इन्फेक्शन स्किन का नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा तेल आपका जोड़ों के दर्द के लिए। बिल्कुल। दूसरा इशू जो मैंने देखा है कॉमनली बहुत ज़्यादा लोग इस पे सफ़र कर रहे होते हैं, ख़ासकर ख़वातीन। थोड़े अर्से के बाद उनकी हील क्रैक होना शुरू हो जाती है। 50 साल से ज़्यादा ख़ासकर, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो किचन में काम कर रही होती हैं वो स्लीपर्स के आदी नहीं होते। ख़ासकर अगर हम अपनी माओं की बात करें जो 50+ हो चुकी हैं, तो उनके क्रैक हील लाजमी होते हैं, एड़ियों का फटना जिसको कहते हैं। उसके लिए एक रेमेडी है। इसमें मैं नारियल का तेल ले रहा हूँ 50 ml। दूसरी चीज़ जो है वो है देसी मोम। जो मोम होती है, वैक्स होती है मोम, वो इसमें लेंगे। अच्छा, तेल को गर्म करेंगे। जब बिल्कुल खोलना शुरू हो जाए तो हम इसमें तकरीबन 50 ग्राम में 20 ग्राम मोम ऐड करेंगे। ये इसमें डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी। बस ये जैसे ही डिज़ोल्व हो आप चूल्हा बंद कर दें और इसमें तकरीबन 5 ग्राम का टुकड़ा काफूर का, कैम्फर का इस तरह का ये होता है बर्फ़नुमा, ये इसमें ऐड कर देंगे चूल्हा बंद करने के बाद। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। थोड़ी देर में आप देखेंगे काफूर भी इसमें डिज़ोल्व हो गया है और ये एक लोशन नुमा शक्ल में आ जाएगा तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद। इसको बनाकर रख लीजिए। और ये ख़राब दोनों चीज़ें, वो तेल भी और ये नुस्खा भी ख़राब नहीं होता। 3 साल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को ये अपनी एड़ियों पे लगाएं या जहाँ पे भी क्रैक्स आपके हैं लगाएं। कॉटन का सॉक्स पहने और सो जाएं। सिर्फ 3 से 4 दिन में आप देखेंगे कि एक तो हाइड्रेट होने शुरू हो गई है स्किन और हील, और इसके साथ साथ क्रैक्स भरना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह विदिन 2 वीक्स आप बहुत नुमाया फ़र्क देखेंगे। ओके, ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, तीसरा इशू ख़ासकर बुज़ुर्गों में मैंने देखा अब आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। जो हम खाना प्रॉपर नहीं खा रहे होते, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, पानी का इंटेक कम हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन एक बहुत इशू हमारे यहाँ बुज़ुर्गों में होना शुरू हो गया, ख़ासकर मेल्स में। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ तो यकीनन होती हैं, लेकिन ये एक रेमेडी है जो कि आप नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ब्लोटिंग, पेट का फूल जाना, गैस्ट्रिक प्रेशर होना, और इसकी ही वजह से कभी कभी कुछ लोगों को अफारे की कैफियत होती है। गैस्ट्रिक प्रेशर इतना हो जाता है खाना खाने का दिल नहीं चाहता, तो उसके लिए भी ये रेमेडी बहुत अच्छी है। इसमें सौंफ 50 ग्राम, सूंठ ड्राइड जिंजर जो होती है ये मैं तकरीबन इसमें 25 ग्राम लूँगा जी। 25 ग्राम के करीब इसमें मैं मुलैठी लूँगा और लास्ट में 50 ग्राम के करीब सना मक्की की पत्तियाँ, बहुत कॉमनली मिलती है सना लीव्स, ये इसमें ऐड होंगे 50 ग्राम। ज़्यादा
लोग अस्पताल पहुंच गए थे ज़्यादा पी के। डिहाइड्रेशन हो गई थी, लोगों को लूज मोशन हो रहे हैं और वो सना मक्की के पत्ते पिए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें सना मक्की पे एक छोटी सी वजाहत कर दूं। सना मक्की के जब भी आप पत्ते ख़रीदते हैं तो इस तरह की डंडियाँ इसके साथ आती हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि डंडियाँ अभी हटा लें। मैं नहीं हटा सका अभी, लेकिन डंडियाँ हटा लें, क्योंकि डंडियाँ अगर इसमें मौजूद होंगी तो ये मरोड़ की कैफियत, एक अजीब सी बेचैनी की कैफियत पैदा कर सकती हैं। तो डंडियाँ अगर निकल जाएंगी, क्रैम्प्स टाइप जो हो जाते हैं, तो डंडियाँ अगर निकल जाएंगी तो ये एक बेहतरीन रेमेडी हो जाएगी कॉन्स्टिपेशन के लिए। आप ये चारों अशिया को मिक्स करके रखें। रोज़ाना रात को गर्म पानी के साथ आधा चाय का चमचा दे दीजिए। डोजेज बढ़ सकती है, लेकिन स्टार्टिंग हाफ टी स्पून से ही करें। हस्बे ज़रूरत आप इसकी डोज तकरीबन 1.5 चाय के चमचे तक लेके जा सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन रेमेडी है कॉन्स्टिपेशन के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं आखिरी रेमेडी पे अपनी जाऊँ तो थकन, जोड़ों में दर्द, बोझलपन, लेथार्जिकनेस, अजीब सी बेचैनी वाली कैफियत हो रही है, एनर्जी बिल्कुल लो हो रही है, कोई काम काज करने का दिल नहीं चाह रहा, तो उसके लिए एक रेमेडी है जो कि हम बेसिकली हमारी टर्मिनोलॉजी में माजून का नाम दिया जाता है। तो ये एक ऐसा माजून है जो कि आपके लिए एक बेहतरीन जर्नल टॉनिक है जो आप घर में बना सकते हैं। इसमें मूसली सफ़ेद लूँगा मैं 10 ग्राम, आकर करहा ये एक जड़ी बूटी मिल जाती है, ये 10 ग्राम। और ये इन चीज़ों के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते? इन चीज़ों के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। जैसे शुगर पेशेंट या कोई भी वो कोई खा भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी अर्ज़ की, एक स्किन इन्फेक्शन में अगर वो तेल लगाएंगे तो साइड इफेक्ट होगा, मैंने इसीलिए वजाहत पहले ही कर दी। ठीक है। इसमें मैंने मूसली सफ़ेद ली, इसमें आकर करहा लिया, इसमें मैंने मुलेठी ली तकरीबन 20 ग्राम के करीब। सही। इसका पाउडर बना लेंगे और इसमें आखिरी चीज़ डालेंगे जिनसिंग। जिनसिंग दुनिया भर में बहुत ज़्यादा कॉमन है एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए। ये बहुत सारी नस्ल की आती है। ये एक तो इसमें होता है कि बाल भी लगे होते हैं, कुछ में जड़ों जैसी होती है। तो ये सब पीसेगी? ये सब पिसेगी। ये एक पाउडर बन जाएगा। और ये कब खाना है फिर? ये 25 ग्राम लिया मैंने और इसमें आखिर में ज़ाफ़रान ऐड करूँगा मैं 5 ग्राम के करीब। अच्छा। इसका पाउडर बना के रख लीजिए। ये तकरीबन पाउडर बनेगा 100 ग्राम के करीब। 100 ग्राम को 200 ग्राम शहद में अच्छी तरह मिक्स करके रख लीजिए। आधा चाय का चमचा रात को सोते वक्त दूध के साथ लें और आप 3 से 4 दिनों में जादू देखेंगे कि एनर्जी लेवल कैसे मेंटेन होता है और कैसे बहाल होता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया और बड़ा अच्छा लगा मिलकर आप लोगों से। पता नहीं क्यों माँ बाप ये ऐसे रिश्ता है कि हमेशा कनेक्शन बन जाती है। सबके ही होते हैं और सबको ही अपने माँ बाप से उतना ही प्यार होता है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि जितना माँ बाप औलाद से प्यार करते हैं ना, उतना शायद औलाद नहीं कर सकती माँ बाप से प्यार, है ना। माँ बाप का जो प्यार होता है वो बेगर्ज होता है, वो लाइक बच्चा कैसा भी हो, कुछ भी हो। इसी कहते हैं बेटा तमाम रिश्ते एक तरफ है, हाँ, माँ बाप का रिश्ता अलग ही एग्जैक्टली, तो कोई लेवल बदल नहीं है। नहीं, जब भी सोचूंगा आज अच्छे ही सोचूंगा, हाँ, नेगेटिव जाऊंगा ही नहीं। बिल्कुल, तुम्हारी माँ जाएगी ना मैं जाऊँगा, ये बिल्कुल। सो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको आज मौका मिले अपने माँ बाप को खुश करने का, उनका ख्याल करने का, तो उसे जाने मत दीजिएगा आज से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल